तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है ऑफ द चैप्टर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। अच्छा, लास्ट लेक्चर में कौन कौन नहीं था? प्रगुण नहीं थे और आप भी नहीं थे, गोपाल। ओके, तो एक बार मैं क्विक रिवीजन करा देता हूँ आप लोगों को अबाउट दिस चैप्टर। बाकियों का रिवीजन हो जाएगा, आप लोग समझ लेना, और फिर जो होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे एक बार वो डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो ये जो चैप्टर था परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, पेज नंबर 38, इसके अंदर परम्यूटेशंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है, बताइए क्या होता है कॉम्बिनेशंस का मतलब? सिलेक्शन ऑफ थिंग्स। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर 4 दोस्त हैं ABCD और मेरी बर्थडे पार्टी है, मेरे 4 दोस्त ABCD, बट मैं 3 ही लोगों को घर पे बुला सकता हूँ। मम्मी ने बोल रखा है कि ज़्यादा दोस्त अलाउ नहीं करूँगी, 3 लोगों को बुला ले, घर पे पार्टी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कोई 3 दोस्तों को बुलाना चाहता हूँ, तो मैं किस तरीके से 3 दोस्तों को बुला सकता हूँ, किस तरीके से मैं 3 दोस्तों को सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो एक बार इसको हम डिस्कस करते हैं। तो हो सकता है कि मैं A, B और C को बुला लूँ, हो सकता है मैं A, B और D को बुला लूँ, हो सकता है मैं B, C और D को बुला लूँ, और क्या हो सकता है बताइए? हो सकता है मैं A, C, D को बुला लूँ, और बताइए? हो सकता है C, D, A C D एक ही बात हो गई ना, C, D, A और A C D तो एक ही बात हो गई। दोनों केसेस में 3 ही दोस्त आ रहे हैं, A, C और D। और बताइए? A B C, A B D, A C D, फिर B C D और B C D और D B C तो एक ही बात हो गई भाई, ठीक है ना। तो ये 4 तरीके हैं क्या? और कोई पॉसिबल है क्या? A C D तो हो गया ना भाई, एक ही चीज़ 2 बार क्यों बोल रहे हो? A C D हो गया। तो मैं 4 में से 3 दोस्तों को कितने तरीके से इनवाइट कर सकता हूँ? 4 तरीके से इनवाइट कर सकता हूँ। ये क्या है? सिलेक्शन है। बट अब मेरे सामने 3 चेयर्स हैं, अब मैं इन दोस्तों को उन चेयर्स पे बिठाना चाहता हूँ। 3 दोस्त आ गए, वो उन 3 चेयर्स पे बिठाना है। मैं कितनी तरीके से बिठा सकता हूँ? इसका आंसर क्या होगा बताइए? 3 दोस्त है। देखो, अगर मैं इन 3 की बात करूं तो इन 3 को मैं 6 तरीके से बिठा सकता हूं। वो 6 तरीके क्या है? A B C, A C B, B A C, B C A, फिर C A B और C B A। आ रही बात समझ आप लोगों को? सिर्फ इन 3 दोस्तों को मैं 6 तरीके से बैठा सकता हूँ, तो इन 3 को भी 6 तरीके से बैठा सकता हूँ, इन 3 को भी 6 तरीके से बैठा सकता हूँ, और इन 3 को भी 6 तरीके से बैठा सकता हूँ। तो अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे 4 दोस्त हैं और मैं 3 दोस्तों को इनवाइट करके कितने तरीके से बिठा सकता हूँ, तो इसका आंसर क्या होगा? 24। आ रही बात समझ? मैं 4 में से 3 दोस्तों को इनवाइट करके कितने तरीके से अपने सामने वाली चेयर पे बिठा सकता हूँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24। अगर मैं बोलता कि 4 में से 3 दोस्तों को कितने तरीके से इनवाइट कर सकता हूँ, इसका आंसर क्या है? 4। बट उनको इनवाइट करके कितने तरीके से बिठा सकता हूँ, इसका आंसर क्या है? 24। तो ये जो 4 था, ये जो 4 आंसर आया था हमारा, ये जो 4 आंसर आया था हमारा, ये था सिलेक्शन यानी कि कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉम्बिनेशंस, जो बात करता है सिलेक्शन की। और ये जो 24 आंसर आया हमारा, ये है अरेंजमेंट्स यानी कि परम्यूटेशंस। तो परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस में हमें क्या सीखना है कि किस तरीके से हम चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं एंड सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं कि कोई भी सिनेरियो हो, उसमें सिलेक्शंस ज़्यादा होंगे या अरेंजमेंट्स ज़्यादा होंगे? अरेंजमेंट्स, यानी परम्यूटेशंस आर ऑलवेज मोर देन सेलेक्शंस। आ रही बात समझ आप लोगों को? अब मैंने आपको बोला था कि भाई देखो, इस चीज़ को आप फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हो। फॉर्मूला क्या था? अरेंजमेंट का NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और सिलेक्शन का क्या था? NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो अगर मुझे आंसर चाहिए 4, तो मैं इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करूंगा, मेरा आंसर 4 आएगा। ये वाला 4, ये वाला जो 4 आ रहा था,
ये जो 4 आ रहा था, ठीक है ना, ABC, ABD, BCD और ACD। और अगर मुझे आंसर चाहिए 24, तो मैं इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करूंगा तो मेरा आंसर 24 आएगा। वैल्यूज क्या पुट करनी है, सिर्फ N और R की वैल्यूज पुट करनी है। N क्या है, कितने दोस्त टोटल है मेरे, और R क्या है कि मैं एक बार में कितने लोगों को इन्वाइट करना चाहता हूँ, ये हो गया R, ठीक है ना। तो देखो n फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और 4 माइनस 3 क्या होता है 1, 1 फैक्टोरियल यानी कि 1। फैक्टोरियल क्या होता है, अगर 5 फैक्टोरियल बोलो तो व्हाट इज 5 फैक्टोरियल, 5 से लेकर के 1 तक जितने भी इंटीजर्स है सबका मल्टीप्लिकेशन। 6 फैक्टोरियल का क्या मतलब होगा कि 6 से लेकर के 1 तक जितने भी इंटीजर्स है सबका मल्टीप्लिकेशन। तो 4 फैक्टोरियल क्या हो गया कि 4 से लेकर के 1 तक जितने भी इंटीजर्स है सबका मल्टीप्लिकेशन। बताओ आंसर क्या आएगा, 24, ठीक है जी। और अगर मैं ये 4 आंसर निकालना चाहता हूं तो मैं सिलेक्शन वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। तो NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूं मैं 4 फैक्टोरियल को, हाँ या ना, ठीक है ना। देखो 4 मल्टीप्लाई बाय ये क्या है 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ 3 फैक्टोरियल। 4 माइनस 3 होता है 1 फैक्टोरियल विच इज 1, वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट के आंसर क्या आ गया 4 आ गया। याद आ रहा है बातें, लास्ट क्लास में सब हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो मैंने आपको बोला था देखो बच्चों, अगर आपको अरेंजमेंट्स निकालने हैं तो उसके 4 तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या हो गया, ये जो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि लिख लिख करके देख लो। बट ये तरीका अगर छोटा क्वेश्चन है, अगर n और r स्मॉल है तो कर सकते हो, बट अगर n 10-15 हो गया, r 5-6 हो गया, तो आप इस तरीके से अगर क्वेश्चन करने लगे तो 2 घंटे में एक क्वेश्चन भी नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है ना। बात समझ आ रही है आप लोगों को। दूसरा तरीका क्या था, फॉर्मूला वाला तरीका, NPR और NCR का फॉर्मूला यूज करो। परम्यूटेशंस निकालने NPR और कॉम्बिनेशंस निकालने तो NCR। तीसरा तरीका क्या था बताइए, अगर मेरे 4 दोस्त और मुझे एक बार में 3 दोस्तों को इनवाइट करना है तो आप 3 ब्लैंक स्पेसेस बनाओ। जितने लोगों को इनवाइट करना है, जितनी चीज़ आपको एक बार में कंसिडर करनी है उतने ब्लैंक स्पेसेस बनाओ। आपके पास 4 दोस्त हैं ABCD, तो भाई पहले स्पेस को आप कितने तरीके से फिल कर सकते हो 4। यहाँ पर आपने लेट से B को बिठा दिया। अब दूसरी स्पेस कितने तरीके से फिल कर सकते हो 3। यहाँ पर लेट से आपने D को बिठा दिया। अब आखिरी स्पेस कितने तरीके से फिल कर सकते हो 2, या तो A आएगा या C आएगा। और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है बताइए 24। तो तीसरा तरीका हो गया अरेंजमेंट्स निकालने का ये वाला। और चौथा तरीका क्या था बताइए, NPR इज इक्वल टू NCR मल्टीप्लाई बाय R फैक्टोरियल। ये बहुत इजी है। देखो NCR मतलब कितने सिलेक्शन हो सकते हैं, बताओ कितने सिलेक्शन हो रहे थे 4, NCR 4 आ रहा था, मल्टीप्लाई बाय R फैक्टोरियल। R क्या है उसमें, एक बार में कितने लोगों को इन्वाइट करना है, एक बार में 3 लोगों को इन्वाइट करना है, तो 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6, आंसर आ गया 24। देखो बहुत इजी है। एक बात बताइए, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, ABC को 6 तरीके से इनवाइट कर सकते हैं, BCD को 6 तरीके से इनवाइट कर सकते हैं, ABD को 6 तरीके से इनवाइट कर सकते हैं, और ACD को 6 तरीके से इनवाइट कर सकते हैं। तो 6 + 6 + 6 + 6 या फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 6, बात तो एक ही होती है, हाँ या ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई 4 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं और हर सिलेक्शन को 6 तरीके से बुला सकते हैं। तो टोटल कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 6, ईजी, हाँ या ना, हाँ या ना। अगर मैं आपको बोलूं कि ये 4 लोग हैं, इनमें से 3 लोगों को मुझे बुलाना है, इन 3 लोगों का एक ग्रुप जो मैं बुलाता हूं उनको मैं 6 तरीके से अरेंज कर सकता हूं, और मैं इन 4 में से 3 लोगों को 4 तरीके से बुला सकता हूं। तो पहले ग्रुप पे को 6 तरीके से अरेंज कर सकता हूं, दूसरे ग्रुप को भी 6 तरीके से, तीसरे ग्रुप को भी 6 तरीके से, और चौथे ग्रुप को भी 6 तरीके से, हाँ या ना। तो अगर मैं चारों ही ग्रुप को 6 तरीके से अरेंज कर सकता हूं तो मैं टोटल कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं सभी को, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24। आ रही बात समझ आप लोगों को, इजी बेसिक मैथ है तो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका चौथा तरीका अरेंज करने का। तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ यही बातें करनी है कि हाउ टू अरेंज थिंग्स, ठीक है ना, हाउ टू सेलेक्ट थिंग्स। अब देखो आपको एक चीज़ तो समझ आ गई होगी इतना पढ़ के कि सर परम्यूटेशन मुश्किल होने वाला है और कॉम्बिनेशन ईजी होने वाला है, ठीक है ना। ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी सर, क्योंकि परम्यूटेशन में आपको थोड़ा ज़्यादा समझना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, और कॉम्बिनेशन में कंपैरेटिवली हल्का सा कम दिमाग लगाना पड़ता है। कॉम्बिनेशन होता है सिलेक्शन ऑफ थिंग्स, कि मैं 4 में से 3 लोगों को कितने तरीके से इनवाइट कर सकता हूँ, सिर्फ सेलेक्ट कर सकता हूँ सिलेक्शन पर्पज से। तो हमने बोला कि भाई 4 में से 3 लोगों को आप 4 तरीके से इन्वाइट कर सकते हो। अगर आपके पास ABCD 4 दोस्त हैं तो आप ABC को इन्वाइट कर सकते हो, ABD को इन्वाइट कर सकते हो, ACD को इन्वाइट कर सकते हो, और BCD को इन्वाइट कर सकते हो। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है 3 दोस्तों को इन्वाइट करने का।
यही 3 तरीके हैं, यही 4 तरीके हैं, सॉरी, ठीक है ना। बट अगर अरेंजमेंट की बात की जाए तो ए बी सी को आप, सिर्फ ए बी सी को आप 6 तरीके से अरेंज कर सकते हो, ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए बी एंड सी बी ए। तो आप इस वाले ग्रुप को 6 तरीके से अरेंज कर सकते हो, इस वाले ग्रुप को भी 6 तरीके से, इस वाले ग्रुप को भी 6 तरीके से, इस वाले ग्रुप को भी 6 तरीके से। तो आप 4 में से 3 लोगों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो ओवरऑल 24, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर क्या कर लिया था, हम लोगों ने पहले तो क्लास में समझा था कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच में फ़र्क क्या होता है, वो आप लोगों को मैंने अभी क्लियर कर दिया दोबारा रिवीजन में, ठीक है ना। फिर हमने समझा था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है, इसमें रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन था, रूल ऑफ एडिशन था। मैंने क्या बोला कि भाई मेन टास्क को सब टास्क में डिवाइड करो, एक मेन टास्क को सब टास्क में डिवाइड करो। अगर आपको लगता है किसी एक सब टास्क को करने से मेन टास्क कंप्लीट हो रहा है तो रूल ऑफ और लगाओ। अगर आपको लगता है कि एक सब टास्क कंप्लीट करने से मेन टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा, मुझे सारे सब टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे तब जाकर के मेन टास्क कंप्लीट होगा, तो रूल ऑफ एंड लगाओ। याद आ रहा है आप लोगों को। जैसे कि एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि एक बच्चा घर से स्कूल जाना चाहता है एंड वापस स्कूल से घर आना चाहता है। घर से स्कूल जाने के लिए उसके पास 5 बसेस अवेलेबल हैं और स्कूल से घर आने के लिए उसके पास 4 बसेस अवेलेबल हैं। तो बताओ वो ओवरऑल कितने तरीके से स्कूल से, घर से स्कूल एंड वापस स्कूल से घर आ सकता है। तो इसमें देखो मेन टास्क क्या है, घर से स्कूल जाना एंड फिर स्कूल से वापस घर आना, ये मेरा मेन टास्क है। तो अगर मैं इस मेन टास्क को 2 सब टास्क में डिवाइड करूं, पहला सब टास्क है घर से स्कूल पहुंच जाओ और दूसरा सब टास्क है स्कूल से घर आ जाओ, तो बताओ कोई एक सब टास्क कंप्लीट करने से क्या मेरा मेन टास्क कंप्लीट हो रहा है, नहीं हो रहा। तो मैं क्या लगाऊंगा, रूल ऑफ एंड। रूल ऑफ एंड क्या बोलता है, मल्टीप्लाई करो। अब मैं टोटल कितने तरीके से काम कर सकता हूं, आंसर क्या हो जाएगा 5 × 4 यानी कि 20। हो सकता है कि मैं बस 1 से जाऊं और बस 1 से वापस आऊं, हो सकता है मैं बस 1 से जाऊं बस 2 से वापस आऊं, हो सकता है मैं बस 1 से जाऊं बस 3 से वापस आऊं, और हो सकता है मैं बस 1 से जाऊं एंड बस 4 से वापस आऊं। तो बस 1 के साथ मैं 4 तरीके से आना जाना कर सकता हूं। सिमिलरली बस 2 के साथ भी 4 तरीके से आना जाना कर पाऊंगा, बस 3 से भी 4 तरीके से आना जाना कर पाऊंगा, बस 4 से भी 4 तरीके से आना जाना कर पाऊंगा, और बस 5 से भी 4 तरीके से आना जाना कर पाऊंगा, ठीक है ना। बस 5 क्योंकि जाने के लिए 5 बसेस अवेलेबल है। तो 4 + 4 + 4 + 4 + 4 कितना होता है, 20। लो जी, हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके 20 निकाल दिया था। तो ये था रूल ऑफ एंड। अगर मैं अपने मेन टास्क को 2 सब टास्क में डिवाइड कर रहा हूँ और पहला सब टास्क कंप्लीट होने पर मेरा मेन टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा, मुझे दोनों सब टास्क को पूरा करना पड़ रहा है मेन टास्क कंप्लीट करने के लिए, तो मैं रूल ऑफ एंड लगाता हूँ। वहीं अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि मैं सिर्फ घर से स्कूल जाना चाहता हूँ और मेरे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो है 5 बसेस या फिर 4 ऑटोज़, 5 बसेस या फिर 4 ऑटोज़, मैं कितने तरीके से अपना मेन टास्क कंप्लीट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अपने मेन टास्क को 2 सब टास्क में डिवाइड किया। मैंने बोला कि घर से स्कूल जाना या तो बस से या फिर घर से स्कूल जाना ऑटो से। अगर मैं कोई भी एक सब टास्क कंप्लीट करता हूँ तो क्या मेरा मेन टास्क कंप्लीट हो रहा है, हो रहा है। मुझे क्या दोनों सब टास्क कंप्लीट करने की जरूरत है मेन टास्क कंप्लीट करने के लिए, नो। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, रूल ऑफ और क्या बोलता है कि ऐड करो। तो मैं अपना मेन टास्क कितने तरीके से पूरा कर सकता हूँ, 5 + 4 9 तरीके से। आ रही बात समझ आप लोगों को, क्या फ़र्क था रूल ऑफ एंड रूल ऑफ और में, ये भी रिवाइज हो गया, वेरी गुड। चलो, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हम लोगों ने ये क्वेश्चंस कर लिए थे, सारे इसी तरीके के क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। और एडिशन रूल यानी रूल ऑफ और के भी हम लोगों ने ये क्वेश्चंस कर लिया था, एक ही क्वेश्चन था इसका, ये कर लेते हैं जो अभी मैंने आप लोगों को कराया, ठीक है ना। 9 आंसर आया था। तो रूल ऑफ एंड कहता है मल्टीप्लाई करो, रूल ऑफ और कहता है प्लस करो। फैक्टोरियल क्या होता है मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना, फैक्टोरियल भी बता दिया था। और अब आज हमें परम्यूटेशन की इन डेप्थ स्टडी करनी थी। वैसे तो हमने परम्यूटेशन को बेसिक समझ लिया कि भाई परम्यूटेशन यानी अरेंजमेंट 4 तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक तो लिख करके इंडिविजुअली, एक NPR का फॉर्मूला यूज़ करके, तीसरा क्या था वो डैश बना करके, और बीच में मल्टीप्लाई कि भाई पहले जगह कितने तरीके से भर सकते हो, दूसरी जगह कितने तरीके से भर सकते हो, तीसरी जगह कितने तरीके से भर सकते हो, एंड सो ऑन। और चौथा तरीका क्या था, NPR = NCR × R फैक्टोरियल। याद है ये 4 तरीके। तो यही 4 तरीके को हम डिटेल में समझेंगे। हम चारों तरीकों को डिटेल में नहीं समझने वाले, क्योंकि चारों तरीकों को डिटेल में समझना यानी कि डोंकी वर्क हो गया, हमें स्मार्ट वर्क करना है। हम कोई 1 या 2 तरीकों को अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। देखो 4 तरीके हैं, बट जो पहला तरीका है
वो अगर एन और आर छोटा है तब तो ठीक बनता है, चलो जी कर लो। बट अगर एन और आर बहुत ह्यूज है तो पहला तरीका तो टोटली इररेलेवेंट हो जाएगा ना भाई, हर एक चीज़ को लिख करके देखना। ऐसे समझो कि अगर आपके पास 10 दोस्त हैं और आपको 5 दोस्तों को इनवाइट करना है, आप कितने तरीके से उन्हें इनवाइट करके अपने सामने वाली चेयर पे बिठा सकते हो? तो इसका आंसर क्या होगा? एन पी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। बताओ जी क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। और 10 माइनस 5 क्या होता है? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया। अब देखो ये आंसर कितना बड़ा आएगा। अगर आप लोगों को बोला जाता कि पहले तरीके से लिख लिख करके करो तो आपको इतने सारे तरीके लिखने पड़ते हैं जो ये आंसर आने वाला है, तो ये तो आप 2 घंटे में भी नहीं लिख पाते, ठीक है ना। तो पहला तरीका समझने के लिए ठीक है कि भाई होता क्या है, बट उसको प्रैक्टिकली हर क्वेश्चन में ट्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हम मेन फोकस करेंगे दूसरे तीसरे तरीके पर, यानी एनपीआर वाला फॉर्मूला जो कि होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, और तीसरा तरीका वो डैश बनाने वाला। ये 2 तरीके को हम मास्टरी करेंगे, और जो आखिरी तरीका है एन पी आर इज इक्वल टू एन सी आर मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल, उससे कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, सारे करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, देखो ध्यान से समझना। आपको पता है कि एन पी आर का एक फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, और आपको पता है कि एन पी आर का, ये तो हो गया दूसरा तरीका, और आपको पता है चौथा तरीका, इसका फॉर्मूला होता है एन सी आर मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब ये दोनों बात एक ही हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, क्यों नहीं है समझने की कोशिश करते हैं। देखो जी, अगर मैं इस वाले एन पी आर की जगह ये वाला फॉर्मूला लिखूँ तो क्या लिखूंगा? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, क्लियर हो गई। इज इक्वल टू एन सी आर का फॉर्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल। तो आर फैक्टोरियल कट गया तो बच तो सेम ही चीज़ गई। आ रही बात समझ आप लोगों को, ठीक है ना। तो इसलिए ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ एक बराबर होती है। आपको समझ आया क्यों बराबर होता है? ठीक है ना, क्योंकि आर फैक्टोरियल कट जाता है, ठीक है ना, तो एक ही बात बन जाती है, एक ही बात बन जाती है। तो हम लोगों को ये वाला फॉर्मूले पर मास्टरी करने की ज़रूरत नहीं है, हम इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन होगा आप इस तरीके से भी कर सकते हो, उसको इस तरीके से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर क्वेश्चन में आप यही फॉर्मूला यूज़ करो, अगर आपका मन कर रहा है तो आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हो, बात एक ही होती है, कोई फ़र्क नहीं होता, आंसर सेम ही आएगा, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। और जो तीसरा तरीका है वो है ये डैश वाला, ठीक है ना, ये वाला, कि भाई पहले स्पेस को आप 4 तरीके से भर सकते हो, दूसरे को 3 तरीके से, आखिरी को 2 तरीके से, तो आंसर 24 आ रहा था, याद आ रहा है? एक ये वाला तरीका है। चलिए अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पहले वो डाउट्स देख लेते हैं आप लोगों के क्या हैं, जो मैंने होमवर्क दिया था। होमवर्क में मैंने आपको दिए थे पहले 17 क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो आपको एक तो क्वेश्चन नंबर किस में डाउट आया? 1 में। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट इसलिए आया क्योंकि क्वेश्चन 1 एक प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, वो प्रॉपर्टी हम लोगों ने की नहीं है अभी, तो प्रॉपर्टी अभी करेंगे, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। इसको अभी होल्ड पे रखते हैं, अभी आज थोड़ी देर में समझ आ जाएगा आप लोगों को। फिर इन एनपीआर एन इज ऑलवेज एन इंटीजर, अ फ्रैक्शन, अ पॉजिटिव इंटीजर, नन ऑफ दिस। बताइए, अ पॉजिटिव इंटीजर। एन क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल। अब जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, क्या वो कभी भी फ्रैक्शन में हो सकते हैं? नहीं हो सकते, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि मेरे पास 4.5 दोस्त है, मुझे 4 दोस्तों को इनवाइट करना है ना, आ रही बात समझ? ये कोई बात ही नहीं बनी। तो जो n है वो हमेशा क्या होगा? एक इंटीजर होगा, वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। मैं ये भी नहीं बोल सकता कि मेरे पास -4 दोस्त हैं और मुझे 3 दोस्तों को इनवाइट करना है, ठीक है ना, वो भी एक इररिलेवेंट चीज़ हो गई। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, n हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। इन एनपीआर द रिस्ट्रिक्शन इज, एनपीआर में क्या रिस्ट्रिक्शन है कि n r से हमेशा बड़ा होना चाहिए, n हमेशा r से बड़ा या r जितना होना चाहिए, n हमेशा r से छोटा या r जितना होना चाहिए, नन ऑफ दिस। बताइए, अगर मेरे पास 3 दोस्त हैं और मैं 3 ही दोस्तों को इनवाइट करना चाहता हूँ, कितने तरीके से कर सकता हूँ? तो उसमें n और r दोनों 3 नहीं हो सकता क्या? बोलो हाँ या ना? हो सकता है ना भाई। अगर मेरे पास 5 दोस्त हैं, मैं 5 दोस्तों को इनवाइट करना चाहता हूँ, कितने तरीके से इनवाइट कर सकता हूँ? तो इसमें n और r दोनों 5 हैं, तो n r के बराबर भी हो सकता है और n r से बड़ा भी हो सकता है, बट n r से कभी छोटा नहीं हो सकता। मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास 4 दोस्त है, मुझे 5 दोस्तों को इनवाइट करना है, कितने तरीके से कर सकता हूँ? क्वेश्चन ही इनवैलिड हो गया। भाई जब 4 दोस्त है तो 5 दोस्तों को इन्वाइट कैसे करोगे? आ रही बात समझ आप लोगों को? तो n हमेशा r से बड़ा होगा या r जितना होगा, बट r से छोटा नहीं हो सकता। चलिए फोर्थ, इन एनपीआर n इक्वल्स टू दिस, द नंबर ऑफ
फैक्टर इज, ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, इसको अभी हम होल्ड पे रखेंगे। क्यों? अगेन प्रॉपर्टी बेस्ड, अभी हमने प्रॉपर्टीज़ की नहीं है। प्रॉपर्टीज़ कहाँ करनी है मैं आपको बता देता हूँ। अभी हमें क्या स्टार्ट करना है? परम्यूटेशंस। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद परम्यूटेशन। कहाँ गया भाई? ओ परम्यूटेशन एरा, परम्यूटेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ये पैराग्राफ के अंदर जो चीज़ें लिखी गई है मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर अगले पेज पर आएंगे, अगले पेज पर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ परम्यूटेशन दिखेंगी। इन प्रॉपर्टीज़ को करने के बाद आपको समझ आएगा कि वो क्वेश्चंस कैसे होंगे। देखो आपको ये पहले क्वेश्चन से मिलता जुलता हुआ ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, दिख रहा है। और ये जो आपका ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये जो अभी हम क्वेश्चन देख रहे हैं इसके बारे में बात करता है। तो अभी ये सब हम लोगों को करना है, तब आप क्वेश्चन कर पाओगे। ये वाले इन क्वेश्चन को अभी होल्ड पे डालते हैं हम लोग, ठीक है जी। फिर ये वाला क्वेश्चन भी होल्ड पे डालते हैं, क्यों? प्रॉपर्टी बेस्ड है। फिर ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी हम होल्ड पे डालते हैं, क्यों? प्रॉपर्टी बेस्ड है, सारी प्रॉपर्टीज है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी बेस्ड है सारे। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, तो आपको पता है, लास्ट क्लास में बताया था, ये हमेशा 1 होता है। एक्सप्लेनेशन भी मैंने आप लोगों को दे दिया था, ठीक है ना। फिर कंप्यूट द वैल्यू ऑफ 8 फैक्टोरियल, ये तो सुपर ईजी है। क्या करेंगे? 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, क्या आएगा आपका? 40,320। सुपर इजी, इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, ठीक है ना। अगला 0 फैक्टोरियल यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल यानी कि 720 अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 360। अरे क्या हो गया भाई? 5 फैक्टोरियल 120 होता है ना। ओके, वही गलत कर दिया। हाँ कर रहा हूँ, ठीक है ना। 5 फैक्टोरियल यानी कि 120 होता है, 6 फैक्टोरियल होता है 720। चलिए जो आंसर आ गया 60। अगला 4p4 इज इक्वल टू, तो क्या करो? एक तो देखो बहुत सिंपल फॉर्मूला लगाओ, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 24 अपॉन 0 फैक्टोरियल हो जाएगा 1, आंसर आ जाएगा 24। दूसरा तरीका क्या होता है? सुनो, मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को NPR निकालने की। NPR निकालने की आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। फॉर एग्जांपल मुझे 8p3 निकालना है, तो आप लोग तो क्या करोगे? आप 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 3 फैक्टोरियल करके उसे सॉल्व करोगे। बट मैं क्या करूँगा? मैं सीधा 8 से शुरुआत करूँगा और रिवर्स ऑर्डर में 3 नंबर्स मल्टीप्लाई करूँगा। तो 8 के बाद आएगा 7, 7 के बाद आएगा 6, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक है कि आपको स्टार्ट करना है यहाँ से और रिवर्स ऑर्डर में कितने नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं? जितना यहाँ पे लिखा है 3 लिखा है तो 3 नंबर्स मल्टीप्लाई करो। अगर यहाँ पे 4 लिखा होता तो 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देते हम लोग। अगर यहाँ पे 4 की जगह 5 लिखा होता तो 5 नंबर रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर देते। बात समझ आ रही है? बात वही होती है, क्या होती है? सुनो, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल। फिर आप क्या करते हैं? 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। फिर ये और ये कट जाता, बचता तो यही। अरे बात समझा आप लोगों को? तो आपको क्या करना है? आपको हमेशा ये ट्रिक यूज़ करनी है कि भाई कैलकुलेटर उठाया, अगर 8p3 निकालना है, सीधा कैलकुलेटर उठाया और 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 के आंसर आ गया, ठीक है ना। अब जल्दी से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको कैलकुलेटर उठा के विद इन 10 सेकेंड उसका आंसर निकालना है। 12p4 इक्वल्स टू 11880। लो जी, आ गया। अब आपको जो चीज़ लग रही थी सर इसमें तो टाइम लगेगा, ये 10 सेकेंड में हो गया। ये छोटी सी चीज़ है, छोटी सी ट्रिक, ठीक है ना। आपको क्या करना है? 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9, 12 से शुरुआत करना है और रिवर्स ऑर्डर में 4 नंबर्स मल्टीप्लाई करना है, काम खत्म। आ रही बात समझ? तो अगली बार जब भी आपको NPR दिखेगा तो आपको लंबा तरीका यूज़ नहीं करना है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब सीधा क्या करोगे? ये वाली ट्रिक यूज़ करोगे, आपका आंसर जल्दी आएगा। आ रही है बात समझ सब लोगों को? ठीक है, चलिए। तो 4p4 में हम क्या करते हैं बताओ? 4 से शुरुआत करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में 4 नंबर मल्टीप्लाई करता है, यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आंसर 24 आया था, ठीक है। चलिए अगला, इफ NP4 इज इक्वल टू 5040 देन द वैल्यू ऑफ n इज। देखो यही ट्रिक इसमें यूज करने की कोशिश करते हैं। सुनो, अगर n मेरा 8 है तो 8p4 का क्या मतलब होगा? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। अगर ये आंसर 5040 आ रहा है तो n इक्वल टू 4, सही है। आ रही बात समझ आप लोगों को? क्या बोल रहा हूँ मैं?
कि आप पहले n की जगह 8 पुट करके देखो, तो 8p4 क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5, ये होगा 1680। आंसर आना चाहिए था 5040, यानी कि ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। फिर 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6, यार है 3024, आंसर आना चाहिए था 5040, ये भी गलत है। फिर 10 के साथ 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7, 5040 आ गया, लॉजिक डन, कुछ करना नहीं पड़ा। वो छोटी सी ट्रिक कितनी हेल्पफुल हो गई हमारे सिचुएशन में, आ रही बात समझ आप लोगों को। ये सॉल्व कैसे होगा, देखो np4 यानी कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5040। n फैक्टोरियल यानी कि n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 और n माइनस 4 फैक्टोरियल लिख दूँ, है या ना, अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल। बताता हूँ, देखो अगर मेरा मान के चलो 8 फैक्टोरियल है n, तो 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 3। आ रही है बात समझ, लिख सकता है ऐसे, वही तो कर रहा हूँ यहाँ पर भी। n को लिखा n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 1, n माइनस 4 फैक्टोरियल। n माइनस 4 पे क्यों आगे रुक गया, क्योंकि ये और ये कट जाएंगे, इक्वल्स टू 5040। अब आपको क्या दिख रहा है कि 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 5040 है, ठीक है ना। अब आपको 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो, फिर 2 3 4 5 कर लो, फिर 4 5 6 7 कर लो। अब देख लो किस केस में आंसर 5040 आ रहा है। नहीं, टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल, देखो कैलकुलेटर आपके पास है, ठीक है ना। हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, हमें पता है 5040 आने से रहा, ठीक है ना। फिर हम करते हैं 2 3 4 5, हमें पता है आंसर 504 आने से रहा। एक थोड़ा सा बेसिक मैथ हमारे दिमाग में चल रही है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 5040 नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, थोड़े ऊपर चले आते हैं, हम क्या करते हैं 4 5 6 7 पे चले आते हैं, 4 5 6 7, आंसर आ रहा है 840। अब हमें पता चल गया 840 से 5040 आने में टाइम लगेगा, तो 4 5 6 7 के बाद हम 2 स्टेप स्किप करते हैं। 4 से स्टार्ट किया था, 5 6 से स्टार्ट करो, तो 6 7 8 9, 6 7 8 9, 3024 आ गया। मुझे आंसर क्या चाहिए था 5040, तो मैं एक स्टेप और आगे बढ़ता हूँ, मैं 7 से स्टार्ट करता हूँ, 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, आंसर आ गया 5040। तो मुझे क्या पता चल गया, ये विद इन 15 सेकेंड्स हो जाएगा, सच बता रहा हूँ, ठीक है ना। विद इन 15 सेकेंड्स मुझे पता चल गया कि 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 जो है वो 5040 है, ठीक है ना। और मुझे पता है कि यहाँ पर जो ऑर्डर लिखा है, ठीक है ना, यही ऑर्डर मुझे मिल रहा है, n n-1 n-2 n-3, यानी n की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 बाय कंपैरिजन, ठीक है ना। तो ये वाला तरीका मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा करना, मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका यही है जो शॉर्ट ट्रिक वाला था कि आप ऑप्शंस पिक करो। अगर 8p4 होगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है ना। क्या करना है, 8 7 6 और 5 को मल्टीप्लाई करना है, आंसर नहीं आएगा। फिर 9 फैक्टोरियल 9p4 निकालो, 9 8 7 6 मल्टीप्लाई करो, अगेन आंसर नहीं आएगा। फिर 10 9 8 7 मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा, तो आपको लग जाएगा कि भाई 10 सही आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से वाला क्वेश्चन जल्दी ट्राई करो और बताओ। देखो ये छोटी छोटी ट्रिक्स यूज़ करके ही आप 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस कर पाओगे। प्रॉपर तरीके से करने लगे इन क्वेश्चंस को तो होगा नहीं। ओके देखो अगर मैं 5 के साथ ट्राई करता हूँ तो 5p4 क्या होगा 120 इक्वल्स टू 5p2 कितना होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 मल्टीप्लाई बाय 20 400। क्या 120 400 बराबर है, आंसर इज नो, यानी कि 5 गलत है। फिर 6 ट्राई करते हैं, 6p4 कितना होगा 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 3 360, और 6p2 कितना होगा 30 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना होगा 600, ये भी इक्वल नहीं है, यानी कि 6 भी गलत ऑप्शन है, ठीक है ना। अब 7 के साथ ट्राई करते हैं, 7p4 कितना होगा 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 840, और 7p2 यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय 6 42 मल्टीप्लाई बाय 20 840,
लो जी, आ गया आंसर। आ रही बात समझ? ऑप्शन का यूज़ करना। अगर आपको ये नॉर्मल तरीके से करना है तो कैसे करोगे, देखो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 20 टाइम्स n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल। इतना समझ आया? मैंने सिंपली फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी और कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना। np4 का क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल 20 मल्टीप्लाई बाय np2 का क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब देखो n फैक्टोरियल कट जाएगा, हाँ या ना, ठीक है ना। ये n माइनस 2 फैक्टोरियल इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और n माइनस 4 इधर होगा, तो n माइनस 2 फैक्टोरियल को मैं लिख रहा हूँ n माइनस 2, n माइनस 3 एंड n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 20 टाइम्स n माइनस 4 फैक्टोरियल। आई बात समझ? ये चीज़ इधर चली गई और ये चीज़ इधर चली गई। ये चीज़ जब इधर गई तो n माइनस 2 फैक्टोरियल को मैंने एक्सपेंड करके लिखा n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 फैक्टोरियल। n माइनस 4 पे क्यों रुक गया, क्योंकि यहाँ पर भी n माइनस 4 था, मुझे दोनों को काटना था। आपको क्या दिख रहा है कि भाई दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 20 चाहिए और मुझे पता है 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 होता है। मैं 20 को क्या लिख सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय 4। तो मुझे क्या दिख गया कि n माइनस 2 अगर 5 है तो n माइनस 3 क्या होगा, 4 होगा, हाँ या ना। तो n माइनस 2 अगर 5 है तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। 2 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। आ रही बात समझ? ठीक है ना। तो आपको ये हो गया नॉर्मल तरीका, इससे कर लो या फिर ऑप्शन से कर लो, कुछ किसी से भी कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना, आपके ऊपर है। अगर आपको जो भी लगता है कि आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट, आप जल्दी उससे आंसर निकाल लोगे, वो तरीका यूज़ कर लो। आ रही बात समझ? इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? पक्की बात, समझ आ गई चीज़ें कैसे करना है, ठीक है ना। डाउट हो तो पूछ लेना। चलिए, आपको सिर्फ इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आपके सामने कभी भी n माइनस 5 फैक्टोरियल लिखा दिख गया तो आप इसको एक्सपैंड कैसे करोगे। तो इसमें आपको n माइनस 5 से ही शुरू करना है, फिर n माइनस 6, n माइनस 7, और आपको जहाँ पे रुक रहे हैं वहाँ पे रुक करके आप फैक्टोरियल लगा दो। एकदम सिंपल होता है, कुछ मुश्किल नहीं है। और इसके पीछे लॉजिक क्या है, सर ऐसा क्यों करते हैं, तो इसके पीछे लॉजिक फैक्टोरियल का फॉर्मेट है कि भाई अगर 8 फैक्टोरियल मुझे निकालना है तो 8 फैक्टोरियल निकालते कैसे है, 8 से शुरुआत करूंगा, अगर 8 फैक्टोरियल तो 8 से शुरुआत करूंगा, फिर अगला नंबर क्या होगा, इसमें 1 कम यानी कि 7, फिर अगला नंबर क्या होगा, 8 में 2 कम यानी कि 6, फिर अगला नंबर क्या होगा, 8 में 3 कम यानी कि 5, और इसके आगे आप फैक्टोरियल लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना, हाँ या ना। तो वही चीज़ यहाँ पर होती है कि भाई अगर n माइनस 5 फैक्टोरियल है तो शुरुआत किससे करेंगे, n माइनस 5 से करेंगे, ठीक है ना। अगर 8 फैक्टोरियल तो शुरुआत कैसे करी, 8 से करी, तो n माइनस 5 फैक्टोरियल तो शुरुआत n माइनस 5 से करेंगे। फिर अगला नंबर क्या आता है, जो भी नंबर है इसमें 1 कम, तो अगर मैं इस नंबर में 1 कम करूं तो क्या होगा, अगर n माइनस 5 में मैं 1 और कम करूं तो n माइनस 6 हो जाएगा ना भाई, ठीक है ना, तो इसलिए n माइनस 6 हो जाता है। फिर ये क्या आया, इस नंबर में 2 कम, ठीक है ना, 8 माइनस 2 6 होता है, तो अगर मैं इस नंबर में 2 कम करता हूँ n माइनस 5 में और 2 कम करता हूँ तो क्या होगा n माइनस 7, तो n माइनस 7 यहाँ पर ये आ गया। आ रही बात समझ? ये सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे, कोई हाई फाई लॉजिक नहीं है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ जाए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। तो देखो अगेन आप ऑप्शन से कर सकते हो। np3 अगर आप n को लेते हो 7 तो 7p3 क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 210। f2 np2 यानी कि 7p2 क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी कि 42। क्या ये 3:1 होता है? नहीं होता, साफ साफ दिख रहा है। ये 5:1 आ रहा है, आप इसको सॉल्व करोगे तो 41 5 210 होता है। हमें क्या चाहिए था, 3:1 चाहिए था, यानी कि 7 जो है ये गलत ऑप्शन है। अगला पुट करेंगे 4p2 क्या होगा, 4p3 क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 24। f2 4p2 क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 12। क्या ये 3:1 होता है? नहीं होता, ये तो 2:1 होता है, यानी कि 4 भी गलत ऑप्शन है। फिर आप करोगे 5p3 क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है ना, 60। f2 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20। क्या ये 3:1 होता है? बिल्कुल होता है, ठीक है ना, आंसर आ गया। आ रही बात समझ आप लोगों को? ये 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा इन क्वेश्चन के अंदर। चलिए
ये ट्रिक बहुत काम की चीज़ है भाई आपके जल्दी आंसर्स निकालने के लिए, वरना आप लंबे लंबे तरीके यूज़ करते हैं, पूरा फार्मूला लिखते उसमें चीज़ें काटते, फिर आगे आप सिंप्लीफाई करते, फिर आंसर निकालते, और एकदम छोटे जल्दी आ जाता है इसका आंसर। आइए जी, अब मुझे एक बात बताइए, n+1 फैक्टोरियल को आप कैसे एक्सपैंड करोगे, जल्दी बताइए। तो सबसे पहले तो n+1 लिखेंगे, फिर n लिखेंगे क्योंकि इसमें एक कम करना है, फिर इसमें 2 कम करना है, तो n+1 -2 क्या हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल लगा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल है, इक्वल्स टू 20 टाइम्स n-1 फैक्टोरियल। तो n-1 कट गया, दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन 20 हो, 5 और 4, तो मुझे क्या दिख रहा है कि n की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है, टिक कर दो। इसका आंसर लेकिन 5 आ रहा है, मैंने वो पूरा सॉल्व करके देखा, भी आएगा मतलब क्वाड्रेटिक फाइव क्यों आ रहा है यहाँ पे, कुछ मैंने मिसप्रिंट, कुछ गलत किया गया मैंने यहाँ पे, n+1 n-1 फैक्टोरियल इक्वल टू 20 टाइम्स n-1 कट गया, तो n+1 इंटू n आपका 20 है, और 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 होता है, n+1 और n में n+1 बड़ा है, तो हम n+1 5 को बोलेंगे और n 4 को बोलेंगे, तो n की वैल्यू 4 आनी चाहिए। समझ आ रहा है, मैं गलत तो नहीं कर रहा। देखो अगर n+1 की बात करो तो n+1 5 आएगा, तो n क्या आएगा, अगर n+1 इक्वल्स टू 5 है तो n क्या होगा, 5 - 1 यानी कि 4। ये तो एक इक्वेशन इतनी तो सॉल्व करनी आती है सबको, 1 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यही आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। तो कोई बोल रहा है अभी भी 5 होना चाहिए, अगर बोल रहा है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है, मुझे कन्फ्यूज़ कर रहे हो सब। चलो आइए जी, 15th क्वेश्चन, बताओ जी कैसे करें। m+n p2 इक्वल टू 56 और m-1 p2 इक्वल्स टू 30। ऑप्शन से कर लो, देखो अगर m+n p2 56 है तो 2 का क्या मतलब है कि ये जो भी नंबर रहा होगा इसको हमने रिवर्स ऑर्डर में 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया होगा और आंसर 56 आया होगा, हाँ या ना। पहले तो बताओ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन 56 होता है, हाँ जी, 8 × 7, क्या कह रहे हो, ठीक है ना, 8 इंटू, देखो 8 × 7 56 होता है, तो आपको क्या पता चल गया कि यहाँ पे 8 होना चाहिए, क्योंकि 8p2 का क्या मतलब होता है, 8 × 7। आ रही बात समझ, अगर m+n 8 होना चाहिए तो यहाँ पर भी 8 आ रहा है, यहाँ पर भी 8 आ रहा है, यहाँ पर भी 8 आ रहा है, ये तो दिक्कत हो गई भाई, दिख रही है बात समझ आ रही है, ये चारों का ही 8 आ रहा है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको होल्ड पे रखते हैं, इस पर आ जाते हैं। अब m-n p2 30 होना चाहिए, 2 नंबर्स बताओ, 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन 30 होता है, 6 × 5, यानी आपको क्या पता है कि ये चीज़ 6 होनी चाहिए, क्योंकि 6p2 क्या होगा, 6 × 5 होगा, और वो 30 आएगा। अब m-n 6 होना चाहिए, ये बात समझ आ रही है आप लोगों को। देखो हमें क्या पता चला, m+n होना चाहिए 8 और m-n होना चाहिए 6। अब ये दोनों चीज़ें, अब देखो पहला वाला इक्वेशन तो 3 ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे थे, बट दूसरी वाली इक्वेशन तीनों सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। कौन सा सेटिस्फाई कर रहे हैं, देखें, 6 - 2 6 नहीं होता, 7 - 1 6 होता है, 4 - 4 तो 0 होता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आ रही है आपको बात समझ। तो देखो इस क्वेश्चन को आप नॉर्मली सॉल्व करते एक्सपैंड करके उससे भी सॉल्व हो जाता है, बट इट विल टेक टाइम, वो आपका 1 मिनट में होने से रहा, उसमें 2-3-4 मिनट लग जाएंगे आप लोगों को। तो आपको क्या करना है, जल्दी करने के लिए अपने दिमाग का थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना है यहाँ पर, और ज़्यादा यूज़ कैसे करना है आपको पता है, वो ट्रिक से, वो छोटी सी ट्रिक, ठीक है, वो छोटी सी ट्रिक जो मैंने आपको बताया था कि NPR को आप कैसे लिख सकते हो, n से शुरुआत करो और r जितने नंबर है उतने नंबर रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। तो वो अगर आप याद रखते हो दिमाग में तो आपके लिए सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। आ रही बात समझ आप लोगों को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5PR = 60। पहले तो बताओ 5 × 4 क्या 60 होता है, नहीं।
5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या 60 होता है? हाँ, ये 60 होता है, यानी कि ये क्या होगा 3, क्योंकि 5p3 का मतलब ही तो होता है ये। आ रही बात समझ? लो जी, आंसर आ गया, सुपर इजी। और अगर आप लोग इसको नॉर्मल तरीके से करते तो उसको कितना टाइम लगता? नॉर्मल तरीके से हो जाता, कैसे होता? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू 60। फिर आप क्या करते? इसे एक्सपैंड करते, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू 60। फिर आप क्या करते? 5 माइनस आर उधर ले जाते, 60 को नीचे लेकर के आ जाते, फिर आप उसको फर्दर सॉल्व करते और फिर आप जा करके आपका आंसर आता कंपैरिजन करके। इट विल टेक टाइम, ठीक है ना? तो इससे अच्छा क्या है, तो छोटी सी टेक्निक याद रखो, ठीक है जी, ओके। चलो अब आखिरी क्वेश्चन होमवर्क का। 11pr इक्वल्स टू 12pr माइनस 1 देन द वैल्यू ऑफ r इज, कैसे होगा? 11pr का मतलब क्या होता है? क्या यही होता है? 12pr माइनस 1 का मतलब क्या होता है? 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। पता मैंने माइनस आर प्लस 1 क्यों किया? क्योंकि माइनस आर माइनस 1 होता है, ठीक है ना? तो ब्रैकेट खोलते तो माइनस आर प्लस 1 हो जाता, ठीक है जी। अब बताओ क्या करें? हाँ जी, क्या करें? देखो, एक तो तरीका है ऑप्शन से करना कि भाई ऑप्शन पुट करो आंसर निकाल लो, एक तरीका है पूरा इक्वेशन को सॉल्व करना। इक्वेशन को सॉल्व करना तो आपको दिख रहा है 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 12, क्योंकि 12 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 12 मल्टीप्लाई बाय 11 फैक्टोरियल, ये और ये कट गया। फिर ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 13 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12 टाइम्स 11 माइनस आर फैक्टोरियल। आ रही बात समझ आप लोगों को? अब 11 माइनस आर फैक्टोरियल का क्या मतलब, 13 माइनस आर फैक्टोरियल का क्या मतलब है? इसको एक्सपेंड कैसे करोगे? पहले तो 13 माइनस आर लिखोगे, फिर इसमें -1 करोगे तो वो क्या हो जाएगा 12 माइनस आर, फिर इसमें -1 करोगे तो क्या हो जाएगा 11 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12 टाइम्स 11 माइनस आर फैक्टोरियल। 11 माइनस आर फैक्टोरियल कट गया। अब दो नंबर्स जिनका, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 12 होता है, 4 और 3। अब मुझे बताओ इसमें 4 और 3 किस किस को मानूं? बताओ 13 माइनस आर बड़ा होगा, 12 माइनस आर बड़ा होगा? 13 माइनस आर बड़ा होगा ना भाई, 12 माइनस आर कैसे बड़ा कर रहे हो तुम लोग? 13 देखो आर अज्यूम कर लो आर 5 है, तो बताओ 13 माइनस 5 बड़ा होता है, 12 माइनस 5 बड़ा होता है? 13 माइनस 5, ठीक है ना? तो ऑब्वियसली बात है बड़ा होगा। अगर ये बड़ा है तो इसको मैं 4 अलॉट करता हूँ, और क्योंकि ये छोटा है तो इसको मैं 3 अलॉट करता हूँ। बात समझ आ रही है? एकदम बेसिक। तो अगर 13 माइनस आर जो है वो 4 है, तो आर इधर जाएगा, 4 इधर आएगा, तो आंसर क्या जाएगा 9। लो जी, आंसर सी ऑप्शन आ गया। ये तो हो गया आपका नॉर्मल तरीका, इक्वेशन वाला तरीका, इक्वेशंस बना करके सॉल्व करना, बट इट विल टेक टाइम। हम क्या करेंगे? ऑप्शन से ट्राई करेंगे। 11pr, अगर मैं r की वैल्यू 6 लेता हूँ और यहाँ पर भी r की वैल्यू 6 लेता हूँ, तो बताया 11p6 और 12p5 एक बराबर होता है, ठीक है? करो ट्राई। फिर अगर मैं 7 लेता हूँ तो 11p7 और 12p7 माइनस 1 यानी कि 6 बराबर होता है, चेक करो। फिर अगर मैं 9 लेता हूँ तो 11p9 क्या 12p8 एक बराबर होता है, ठीक है ना? ये आप चेक करो ऑप्शन डाल करके क्या बराबर आ रहा है, जो भी बराबर आ रहा है उसे टिक कर लो। निकालोगे कैसे इसे? 11p6 का मतलब है 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, तो 332 640 आएगा ये। 12p5 निकालो, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, यार 95040, यानी कि एक बराबर नहीं आ रहा है, LHS इक्वल टू RHS नहीं आ रहा। एक बार हम यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है सही आंसर है। 11 इंटू 10 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका जो 11p9 है वो आ रहा है 1995840 12p8 निकाल लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 3 4 5
6 7 8, ये भी आ रहा है 19958,400। LHF इक्वल टू RHF, यानी कि सी सही ऑप्शन है। इस क्वेश्चन में क्या है ना, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो रही हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो रही है। तो इस क्वेश्चन को आप चाहो तो वो नॉर्मल तरीका जो भी मैंने बताया उससे भी कर सकते हो, ज़्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में बोल रहा हूँ। नॉर्मल तरीका समझ आ गया था आप लोगों को? ये ठीक है ना, 11 PR को लिखा है ऐसे, 12 PR माइनस 1 को लिखा है ऐसे, फिर आपने इसको थोड़ा सा एक्सपैंड किया, सिंप्लीफाई किया और आंसर आ गया। आपकी मर्जी, आप ऐसे भी कर सकते हो। इसमें मेरे ख्याल से ऐसे थोड़ा जल्दी आंसर आ रहा है इन कंपैरिजन टू ऑप्शन वाला तरीका। चलिए आगे बढ़ जाएं। अब ये आपका होमवर्क कंप्लीट हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे ना अब आप लोग? इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करने हैं? अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस होते कम हैं। ये जो आपने पहले 17 क्वेश्चंस करे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से जनरली ये वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। हाँ ओके, एक मिनट में आ रहा हूँ। अब आप लोगों को क्या करना है, आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं 18, 19, 20, ये तीनों क्वेश्चंस ट्राई करना है एक बार। अच्छा देखो, 19th क्वेश्चन ट्राई मत करना, आप लोग नहीं कर पाओगे। आप 18th, 20th और 21 ट्राई करो। 18, 20, 21 जल्दी से ट्राई करो। माया 18, 20, 21।
इसमें चॉइस है हाँ, क्योंकि दो अजय क्वेश्चन हो गए? प्रोजेक्टर महाशय को क्या हो गया? चलिए ओके। सोहानी पल्लवी, बातें क्लियर हो रही हैं आप दोनों को? ओके चलो सुनो भाई सुनो, 18th क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? देयर आर 4 रूट्स फॉर गोइंग फ्रॉम डमडम टू शेल्दा एंड 5 रूट्स फॉर गोइंग फ्रॉम शेल्दा टू चांदी। तो देखो डी से एफ जाना है, एफ से सी जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 4 रूट्स हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 5 रूट्स हैं। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू गो फ्रॉम डी टू सी वाया एस? ठीक है, यानी आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से होते हुए, तो आप कितने तरीके से काम कर सकते हो? तो यह हमारा मेन टास्क है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचना। तो इस मेन टास्क को हम 2 सब टास्क में डिवाइड कर सकते हैं, पहला सब टास्क के, दूसरा सब टास्क के। क्या किसी एक सब टास्क को कंप्लीट करने पे हमारा मेन टास्क कंप्लीट हो रहा है? नो। तो रूल ऑफ एंड लगाएंगे। रूल ऑफ एंड क्या कहता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 20। ईजी बहुत चलो ये वाला क्वेश्चन अभी आप नहीं कर पाओगे, इसे होल्ड पे रखना है। आइए जी, देयर आर 10 ट्रेन्स फ्लाइंग बिटवीन कैलकाटा टू दिल्ली। The number of ways in which a person can go from Calcutta to Delhi and return by a different train is। पहले तो बताओ मेन टास्क क्या है? मेन टास्क है कैलकाटा से दिल्ली जाना और फिर वापस भी आना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न भी लिखा है, ठीक है ना, कैलकाटा टू दिल्ली एंड रिटर्न बाय अ डिफरेंट ट्रेन। जो मेन टास्क है इसको हम 2 सब टास्क में डिवाइड कर रहे हैं। पहला सब टास्क है कैलकाटा टू दिल्ली आना, दूसरा सब टास्क है दिल्ली टू कैलकाटा वापस आना। बताओ कैलकाटा टू दिल्ली आप कितने तरीके से जा सकते हो? हाँ जल्दी बताओ। 10। रूल ऑफ एंड लगेगा और लगेगा एंड, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। दिल्ली टू कैलकाटा कितने तरीके से आ सकते हो? 9 तरीकों से। 9 तरीके क्यों? डिफरेंट ट्रेन लिखा है, जिससे गए थे उससे वापस नहीं आ सकते। तो अगर ट्रेन 1 से गए थे तो आने के लिए 9 ऑप्शन अवेलेबल है, 10 ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ट्रेन 1 ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ट्रेन 2 से लेकर के ट्रेन 10 तक ये 9 ऑप्शन अवेलेबल है। तो आंसर क्या जाएगा? 90। ये क्वेश्चन हमने इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया है, जो हमारे एग्जाम्पल्स थे उसके अंदर, ठीक है ना, तो कुछ नया नहीं कर रहे आप लोग। 21st का आंसर बताइए।
देखो जिनका 10 आ रहा है, जिनका 20 आ रहा है, मैं बताना चाहूँगा कि हर बच्चे का यही 2 आंसर आते हैं, ठीक है ना। बट इसका जो सही आंसर है वो 20 है, ठीक है। सुनो, अ डीलर प्रोवाइड्स यू मारुति कार एंड वैन इन 2 बॉडी पैटर्न्स एंड 5 डिफरेंट कलर्स, ठीक है ना। एक मारुति कार है और एक वैन है। पहले तो देखो 2 गाड़ियां हैं, दोनों ही गाड़ियों में आपके पास 2 बॉडी पैटर्न्स अवेलेबल है और 5 कलर्स अवेलेबल हैं। आप कितने तरीके से एक कार अपने लिए चूज कर सकते हो? आपके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो आपका मेन टास्क क्या है? गाड़ी परचेज करना। इस मेन टास्क को हम 3 सब टास्क में डिवाइड करने हैं। पहला सब टास्क कि मारुति कार ले या वैन ले। दूसरा सब टास्क कि कौन सा बॉडी पैटर्न ले, 2 बॉडी पैटर्न है, पहला वाला और दूसरा वाला। और तीसरा सब टास्क कौन सा कलर ले। 5 कलर्स अवेलेबल है, 1 2 3 4 और 5। क्या मैं सिर्फ ये वाला सब टास्क पूरा करता हूं तो मेरा मेन टास्क कंप्लीट होगा? नहीं। क्या मैं ये वाला सब टास्क और ये वाला सब टास्क पूरा करता तो मेरा मेन टास्क कंप्लीट होगा? नहीं। मुझे मेन टास्क कंप्लीट करने के लिए तीनों ही सब टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे। रूल ऑफ एंड लगेगा। रूल ऑफ एंड क्या कहता है? मल्टीप्लाई। यहाँ पर 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, यहाँ पे 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, यहाँ पे 5 ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आंसर हो जाएगा 20। लॉजिक से कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। देखो पांच सुनो, 5 कलर पहले बॉडी पैटर्न के, 5 कलर दूसरे बॉडी पैटर्न के, 10 हो गए। अब ये 10 कलर आपके पास मारुति कार के भी अवेलेबल है, 10 कलर आपके पास वैन के भी अवेलेबल है। बात समझ आ गई? तो टोटल 20 हो गए ऑप्शन, ठीक है जी। ऐसे कर लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए जी, ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अगला क्या है? देयर आर 6 रूट फॉर जर्नी फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी। स्टेशन ए से स्टेशन बी के लिए आपके पास 6 रूट्स अवेलेबल हैं। इन हाउ मेनी वेज यू मे गो फ्रॉम ए टू बी एंड रिटर्न इफ फॉर रिटर्निंग यू मेक अ चॉइस ऑफ एनी ऑफ दी रूट्स। 36। आपका मेन टास्क क्या है? ए से बी जाना एंड फिर वापस बी से ए आना। तो अगर आप अपने मेन टास्क को 2 सब टास्क में डिवाइड करते हो, ए से बी देन बी से ए, तो आपका कोई एक सब टास्क कंप्लीट करने पे मेन टास्क पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि मेन टास्क है वापस आना भी। तो आपको रूल ऑफ एंड लगाना पड़ेगा। आपके पास जो पहला सब टास्क है वो कंप्लीट करने के लिए 6 रूट्स हैं, और दूसरा सब टास्क पूरा करने के लिए भी 6 रूट्स हैं, क्योंकि बोल रहा है कि वापस वो किसी भी रूट से आ सकता है। तो आपके पास टोटल 36 तरीके हैं अप डाउन करने के, ठीक है जी। चलिए, अच्छा, ये क्वेश्चन तो आप लोग खुद ट्राई करना, आप लोगों को मजा आएगा करने में घर पे। अभी हम क्या करते हैं? प्रॉपर्टीज करते हैं। प्रॉपर्टी में हमें ज़्यादा फोकस करना है। द वेज ऑफ अरेंजिंग स्मॉलर और इक्वल नंबर ऑफ पर्सन, द वेज ऑफ अरेंजिंग स्मॉलर और इक्वल नंबर ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पर्सन और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ ड्यू रिगार्ड बीइंग पेड टू ऑर्डर और ऑफ अरेंजमेंट और सिलेक्शन आर कॉल्ड परम्यूटेशन। तो पहली बात ये बोल रहा है कि परम्यूटेशन होता क्या है? परम्यूटेशन इज अरेंजिंग ऑफ स्मॉलर और सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम गिवन ऑब्जेक्ट्स। यानी अगर आपके पास 4 ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है तो उसमें से 4 ही ऑब्जेक्ट को या 4 से कम ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के तरीके को हम परम्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है ना। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको 5 दोस्तों को इनवाइट करना है, आपके पास 5 दोस्त है, 5 ही को इनवाइट करना है, कितने तरीके से कर सकते हो? 5P5 NCR, जहाँ पे N भी 5 R भी 5। बट आप 5 में से 4 दोस्तों को भी तो इन्वाइट कर सकते हो, 5 में से 3 दोस्तों को भी तो इन्वाइट कर सकते हो, वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है ना। आइए अगला, लेट अस एक्सप्लेन हाउ द आइडिया ऑफ परम्यूटेशन विल हेल्प द फोटोग्राफर। परम्यूटेशन का जो आइडिया है वो फोटोग्राफर को कैसे हेल्प कर सकता है, समझने की कोशिश करते हैं। सपोज द ग्रुप कंसिस्ट ऑफ मिस्टर सुरेश पहला इंसान, रमेश दूसरा, महेश तीसरा। देन हाउ मेनी फिल्म्स डज द फोटोग्राफर नीड इफ ही हैज टू अरेंज 3 पर्सन अमंग 3 प्लेसेस विद ड्यू रिगार्ड टू ऑर्डर। अब एक फोटोग्राफर को कितनी फिल्म्स चाहिए? लेट से एक फोटो खींचने में 1 फिल्म का यूज़ हो जाता है, उसको टोटल कितनी फिल्म्स चाहिए अगर उसे 3 लोगों को खड़ा कर करके 3 अलग अलग पोजीशन पर फोटोज खींचनी है। अब वो तीनों पर्सन को हर पोजीशन पे खड़ा करना चाहता है, ठीक है ना। बात समझ आ रही है? तो आंसर क्या होगा? 6। क्वेश्चन है 3 लोग हैं, एक फोटोग्राफर है, उस फोटोग्राफर को उन 3 लोगों की फ़ोटो खींचनी है। फ़ोटो खींचनी, एक पोडियम है, 3 पोडियम्स हैं, उन तीनों पर वो खड़े हो जाएंगे।
ठीक है ना। अब फोटोग्राफर को कितनी फिल्म्स की ज़रूरत पड़ेगी? फिल्म्स मतलब पहले क्या होता था, पहले आज की डेट में तो मेमोरी कार्ड में फ़ोटो स्टोर हो जाती है, बट पहले रील्स चलती थी, ठीक है ना। तो एक फिल्म से एक फ़ोटो आती है, तो टोटल उसे कितनी फिल्म चाहिए होंगी सारे पॉसिबल अरेंजमेंट कवर करने के लिए, ठीक है ना। अगर ए बी सी, अगर ये हम एस आर और एम देखें तो ये 3 पोडियम्स हैं, ठीक है ना। तो एस आर एम जो हैं वो 3 लोग इन 3 जगह पर टोटल कितने तरीके से खड़े हो सकते हैं, उतनी ही वो फ़ोटो खींचेगा। पहले वो क्या करेगा, आर को सबसे पहले खड़ा करेगा, फिर एस को, फिर एम को। फिर वो क्या करेगा, आर को बोलेगा आप यहीं रहो, एम और एस आप अपनी जगह चेंज कर लो। फिर वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा एक काम करो आर जी, आप पहली जगह पे 2 बार खड़े हो लिए, अब एस को पहली जगह पे आने दो, आर आप इधर चले जाओ, एम आप इधर आ जाओ। फिर बोलेगा एस आप उधर ही खड़े रहो, एम और आर को अपनी जगह चेंज करने दो, ठीक है ना। बात समझ आ रही है? अब आर भी पहली प्लेस पे खड़ा हो लिया, एस भी पहली प्लेस पे खड़ा हो लिया, अब किसकी बारी आया, एम की बारी है, एम एस आर। फिर बोलेगा एम आप अपनी जगह पर खड़े रहो, आर और एस को इधर इधर शिफ्ट कर दो। तो इन 6 के अलावा क्या कोई और तरीका है? नहीं है। तो हमें यही बताना है कि कितनी फिल्म्स की ज़रूरत पड़ेगी इन डिफरेंट फ़ोटोज़ को खींचने के लिए। तो देखो इस केस में लोग कितने हैं, 3, और एक बार में कितने लोग की फ़ोटो खींचनी है, 3, यानी एन भी 3 आर भी 3। आप क्या करोगे, क्योंकि 3 लोगों एक बार में कंसिडर करना है तो 3 स्पेसेस बनाई। पहली स्पेस को 3 तरीके से फिल कर सकते हो, दूसरी को 2 और आखिरी को 1। तीनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा 6। दूसरा तरीका क्या है, एन पी आर वाला फॉर्मूला, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल होता है 6 और 0 फैक्टोरियल होता है 1, आंसर आ जाएगा 6। आ रही बात समझ आप लोग को? पहला तरीका क्या था, ये वाला तरीका, ये जो मैंने तरीका यहाँ पे लिख करके दिखा दिया आप लोगों को। और एक और तरीका होता है कौन सा, सिलेक्शन वाला। सिलेक्शन वाला फॉर्मूला क्या होता है, एन पी आर इक्वल्स टू एन सी आर इन टू आर फैक्टोरियल। खुद सोच करके बताना, एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, 3 लोग हैं और तीनों लोगों की फ़ोटो खींची जानी है। अब 3 लोगों में से 3 लोग कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो? 3 लोग हैं और 3 ही लोगों को सेलेक्ट करना है, कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो? एक तरीके से भाई सेलेक्ट करना है। कोई तरीका आप बोलोगे कि भाई तुम तीनों आ जाओ, काम खत्म और कुछ बचा ही नहीं। आ रही बात समझ? एक ही तरीके से तो सिलेक्ट कर सकते हो, 2 ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। सुनो, इन 3 लोगों को मुझे अपने घर पे बर्थडे पार्टी में बुलाना है, ये 3 ही लोगों को बुलाना है, ठीक है ना। ये 3 ही लोग लेट से क्लास में पढ़ते हैं और कोई पढ़ता ही नहीं है। 3 ही लोग मेरे घर आ भी सकते हैं, मेरी मम्मी अलाउ कर सकती है, 3 दोस्तों को बुला ले। अब मैं इन 3 लोगों को अपने घर पे कितने तरीके से इनवाइट कर सकता हूँ, सेलेक्ट कर सकता हूँ? एक ही तरीके से कि भाई तुम तीनों आ जाओ, कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास इसके अलावा। आ रही बात समझ आप लोगों को? और आर फैक्टोरियल कितने हैं, आर क्या है 3 फैक्टोरियल मतलब कि 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। आ गई आप लोगों को बात समझ? ठीक है, क्लियर है। तो चारों तरीके से मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया कैसे होगा। तो यहाँ पर वही बोल रहा है, देन द वेरियस पॉसिबिलिटीज आर सुरेश महेश रमेश, सुरेश रमेश महेश। ये वही 6 तरीके लिखे हैं जो मैंने यहाँ पे आपको लिख करके दिखा दिया, ठीक है। आइए जी, ये सारी चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ रहे हैं। Thus there are 6 possibilities, therefore he needs 6 films. Each one of these possibilities is called permutation of 3 person taken at a time. तो हम क्या बोलते हैं इसको, there are 6 arrangement, यानी there are 6 permutations taken 3 person at a time. अब हम पढ़ते हैं लीनियर परम्यूटेशन। लीनियर परम्यूटेशन यानी कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंड पॉइंट होगा। आप बोलोगे कि सर स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट तो हमेशा होता है, ऐसा कैसे हो सकता ना हो? अगर ये 3 लोग बैठे हैं तो इसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंड पॉइंट है। अगर 10 लोग खड़े तो एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंड पॉइंट है, तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट तो हमेशा ही होगा, ऐसा थोड़ी ना हो सकता स्टार्टिंग एंड पॉइंट ना हो। एक केस में हो सकता है अगर सर्कुलर अरेंजमेंट्स हो। अगर मैं एक सर्कल में लोगों को बिठा दूँ और मैं बोलूँ बताओ उसमें सर्कल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, आप बता पाओगे क्या? नहीं। एंड कहाँ पे हो रहा है, बता पाओगे क्या? नहीं। आपकी मम्मी का वो गोल्ड का कंगन होता है, आप बता सकते हो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? नहीं, ठीक है ना। तो सर्कुलर परम्यूटेशन और सर्कुलर कॉम्बिनेशंस में क्या होता है, कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होता, तो उसको हम लीनियर परम्यूटेशन नहीं बोलते, फिर उसको हम बोलते हैं सर्कुलर परम्यूटेशंस। उसका फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है, फिर ये वाले फॉर्मूलाज यूज़ नहीं होते। क्यों चेंज होता है लॉजिकली हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, बट नेक्स्ट क्लास में आज वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे हम लोग। तो देखो, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स व्हेन आर ऑब्जेक्ट्स आर चोजन आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो क्या बोल रहा है कि कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं अगर हम एक बार में आर ऑब्जेक्ट चूज कर रहे हैं आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स।
तो इट इज़ डिनोटेड बाय NPR और NPR और NPR, ये तीनों एक ही चीज़ होता है, ठीक है ना। आप कुछ बुक्स में क्वेश्चंस करोगे अगर पास्ट ईयर के स्कैनर्स वगैरह, हो सकता है कि आपको NPR ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखा हो, तो ये मत सोचना मैं प्रिंट हो गया। हो सकता है NPR ऐसे भी ना लिखा हो, ऐसे भी ना लिखा हो, ऐसे लिखा हो, तो ये मत सोचना क्या लिख दिया, समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है ना। तीनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला वही सेम होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, या फिर NPR can be written as n-1, n-2 up to n-r+1 where the product has exactly r factors। ये चीज़ जो लिखी गई है ना, यही चीज़ मैंने आपको समझाया ट्रिक बता करके, जो मैंने आपको ट्रिक बोला था NPR का क्या मतलब है। 6, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 8P4 निकालो, तो इसका क्या मतलब है कि 8 से स्टार्ट करो और रिवर्स ऑर्डर में 4 नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, हाँ या ना। ये भी वही बोल रहा है, देखो करने को, ये बोल रहा है कि NPR का मतलब है कि n से स्टार्ट करो, कहाँ पे ख़त्म कर दो, n-r+1 पे ख़त्म कर दो। तो देखो अगर मैं 8P4 को बोलता हूँ कि 8 से स्टार्ट करूँगा और कहाँ पे ख़त्म कर दूंगा, 8 - 4 + 1, 8 - 4 कितना होता है 4, +1 क्या होता है 5, यानी मैं इसको 5 पे ख़त्म कर दूंगा। यही तो करा था मैंने ऊपर भी। आ रही है बात समझ आप लोगों को, आ रही है बात समझ। NPR का क्या मतलब है, NPR का मतलब है कि n से स्टार्ट करो और n-r+1 पे ख़त्म कर दो। और यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं, कितने नंबर्स होंगे, एग्जैक्टली r नंबर्स होंगे, r फैक्टर्स होंगे, यानी कि 4 नंबर्स होंगे। देखो 4 नंबर्स हैं, बस यही चीज़ एक सेंटेंस में लिख दी गई है जो बच्चों को समझ नहीं आता। एग्जैक्ट सेम चीज़ लिखी है कि NPR का मतलब है कि n से स्टार्ट करो, n-r+1 पे ख़त्म करो, और यहाँ पर कितने कितने नंबर्स का प्रोडक्ट होगा, एग्जैक्टली r नंबर्स का। जितना r है, अगर r 4 है तो 4 नंबर्स का प्रोडक्ट होगा, अगर r 5 है तो 5 नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। आ रही है आप लोगों को बात समझ, ठीक है जी, इजी। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो आप इसका आंसर तो बहुत आराम से दे सकते हैं भाई। होल्ड पे जो डाला था, अब ये होल्ड पे नहीं रहा, बताइए आंसर क्या होगा उसका। द नंबर ऑफ फैक्टर इज r, ठीक है। कितने फैक्टर्स होते हैं इसमें, r फैक्टर्स होते हैं। आ रही बात समझ आप लोगों को, ठीक है जी, इजी। ठीक है, मैं दोबारा एक बार समझा देता हूँ। अगर मैं 10P8 निकालना चाहता हूँ तो इसका क्या मतलब है कि 10 से स्टार्ट करना है और रिवर्स ऑर्डर में 8 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो पहला तो आ गया 10, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, यही इसका आंसर होगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से। क्या बोलता है कि NPR अगर निकालना है तो n से स्टार्ट करो, एक एक नंबर माइनस करते चले जाओ, और कहाँ तक माइनस करो, n-r+1 तक माइनस करो। यानी अगर 10P8 है तो 10 से स्टार्ट करो, रिवर्स ऑर्डर में नंबर माइनस करते चले जाओ, कब तक माइनस करो, n-r+1 तक करो। तो n कितना है 10, r कितना है 8, तो 10 - 8 कितना होता है 2, 2 + 1 कितना होता है 3, 3 तक लिखो। देखो ये तो लिखा था हम लोगों ने, ठीक है ना। बात समझ आ गई ना आप लोगों को, क्या करना है। और इसके अंदर कितने नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि r नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसके कितने फैक्टर्स हैं, r फैक्टर्स हैं, ठीक है। चलिए, तो आपका ये पहला वाला बॉक्स तो कंप्लीट हो गया, फॉर्मूला वाला। अब आ जाते हैं हम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, और बहुत अच्छे से समझना, ठीक है ना, कुछ मुश्किल नहीं है, प्यार प्यार से समझेंगे हम लोग। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ 1 × 1 फैक्टोरियल प्लस 2 × 2 फैक्टोरियल प्लस 3 × 3 फैक्टोरियल प्लस 4 × 4 फैक्टोरियल का आंसर क्या होगा, तो आप दे पाओगे, बोलो हाँ। आपको पता है सर 1 × 1 इज़ 1, 2 × 2 इज़ 4, 3 × 6 इज़ 18 और 4 × 24 इज़ 96। तो 96 + 18 + 4 + 1 यह आ जाएगा 119। आ रही बात समझ आप लोगों को, क्लियर है। बट हम इसको विदाउट कैलकुलेशन, इतनी सारी कैलकुलेशन के बिना भी कर सकते थे, क्योंकि इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है
n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1, n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। अब देखो यहाँ पे n क्या है, 4, n 4 है, ठीक है ना, जिस पर खत्म हो रहा है दैट इज n 4 है, तो 4 प्लस 1 कितना होता है 5, 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120, 120 माइनस 1 कितना होता है 119। आ रही बात समझ आप लोगों को, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पर प्रॉपर्टी बना करके समझाती कि अगर आपके पास इस ऑर्डर में नंबर्स हैं और आखिरी नंबर जो भी है अगर n है, तो इस आखिरी नंबर में प्लस 1 करो, इसका फैक्टोरियल निकालो और माइनस 1 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ आप लोगों को, ठीक है जी, ठीक है ना। देखो इसका आंसर आप ऐसे भी निकाल सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है ना, बट अभी तो यहाँ पर 4 पे एंड हो गया, अगर ये 10 पर एंड हो रहा होता 1 प्लस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल करते करते 10 इंटू 10 फैक्टोरियल, तो आपको ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ती, समझ आ रही है बात। तो उस केस में आप क्या करते हैं 10 प्लस 1 यानी कि 11 फैक्टोरियल माइनस 1 आंसर दे देते हैं। और ये क्यों, ये देखो ये जानना क्यों ज़रूरी है, ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कई बार ऑप्शंस के अंदर जो ऑप्शन है ना वो 119 गिवन नहीं होता, वो गिवन होता है 5 फैक्टोरियल माइनस 1। आ रही बात समझ। तो अगर आप 119 आंसर निकाल करके बैठ गए, फिर आपको ऑप्शन सॉल्व करने पड़ेंगे कि किस ऑप्शन का आंसर 119 आ रहा है। क्लियर हो गई बात, तो उसमें आपका काम बढ़ जाएगा। देखो मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अगर आ गया तो आप बोलोगे कि सर अगर सॉल्व करना आता भी तो इसको तो सॉल्व ही नहीं कर सकते हम, क्योंकि यहाँ पर तो n से ही एंड हो रहा है। अगर किसी नंबर से एंड हो रहा होता तो हम सॉल्व कर देते, हर एक को आंसर निकाल देते। अब इसके अंदर हमें क्या ज़रूरत है, वो प्रॉपर्टी पता होने की। प्रॉपर्टी क्या है, n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1, ये किसके बराबर होता है n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। अच्छा और कैसा क्वेश्चन आ सकता था, सुनो क्वेश्चन आ सकता था फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 1 फैक्टोरियल, नहीं 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि इसकी वैल्यू निकालो, फैक्टोरियल ब्रैकेट के अंदर लगाना है मुझे। क्वेश्चन बोल रहा है इसकी वैल्यू निकालो। अब जो वैल्यूज क्वेश्चन में दी है ना, ऑप्शंस में जो दी हैं वो पता है कैसे दी हैं, वो दी हैं लेट से ऐसे, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता कि इसका आंसर क्या होता है, तो आप तो इनको इंडिविजुअली सॉल्व करोगे, ठीक है ना, सबको ऐड करोगे और ऑप्शन ढूंढने का ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन उस फॉर्मेट में गिवन ही नहीं है, ठीक है। तो अब आपको क्या पता होना चाहिए कि इसका मतलब होता है n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1, n कितना है 5, तो 5 प्लस ये कितना हो गया 6 फैक्टोरियल माइनस 1, तो आप ऑप्शन ए को टिक कर दोगे। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं वाले, बस आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो आपका ये होल्ड पर था, ये भी अब होल्ड पे नहीं रहा, ये भी क्लियर हो गया हम लोगों को। ये वाला भी होल्ड पे रहेगा थोड़ी देर और एक ये वाला क्वेश्चन होल्ड पर था। बाकी क्वेश्चन तो हमने कर लिया था ना सारे, बाकी सारे तो हो गए थे। हाँ आइए जी प्रॉपर्टी देखते हैं अगली। तो जो अगली प्रॉपर्टी, अच्छा फर्स्ट का ही दूसरा पार्ट भी है। दूसरा पार्ट पता है क्या है, ये जो एक्सपैंडेड चीज़ थी इसको कंसाइज करके लिखा गया है, बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। आप लोगों को चैप्टर याद है इंडेक्सेस का पहला क्वेश्चन, या फिर लॉगरिथम्स का पहला क्वेश्चन, एक बार मैं बताता हूँ रुको। एपीजीपी का पहला था, अच्छा वही मैं कंफ्यूज। किसी एक चैप्टर का पहला क्वेश्चन था वो, एपी का ही है। ये रहा, याद है मैंने आपको क्या बोला था, क्या करना था इसके अंदर। हाँ जी हाँ जी याद आ रहा है, नहीं आ रहा याद, भूल गए। एपीजीपी का ही है, एपीजीपी का ही है।
मैंने आपको क्या बोला था, देखो आई की वैल्यू आपको 4 डालनी है इसके अंदर, तो जब आई की वैल्यू 4 डालोगे तो आंसर क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1 यानी कि 7 का स्क्वायर रूट। आ रही है बात समझ। फिर आपको आई की वैल्यू 4 डालनी है और फिर अगली वैल्यू की डालनी है 5। अगर 5 डालोगे तो क्या आएगा आंसर, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 माइनस 1 9। फिर अगली वैल्यू क्या डालनी है, 4 डाल दी, 5 डाल दी, अगली 6 डालनी है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 11 आएगा। फिर अगली वैल्यू क्या डालनी है, 4 डाल दी, 5 डाल दी, 6 डाल दी, अगली वैल्यू डालनी है और आखिरी वैल्यू 7। यानी यहाँ से स्टार्ट करना है लोअर लिमिट और यहाँ तक आपको जाना है अपर लिमिट। तो 4 5 6 7 ये 4 वैल्यूज डालनी है। 7 डालोगे तो आंसर क्या आएगा, 7 2 14 माइनस 1 13। और अब क्या करना है, समेशन मतलब इन सबको ऐड करना है। इसका क्या मतलब होता है, सम ऑफ यानी ऐड करना है। तो आपका आंसर क्या आ गया था, ए ऑप्शन। याद आ रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। अब अगर ये चीज़ याद है तो अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। ये वाली प्रॉपर्टी समझते हैं बेसिकली, क्वेश्चन क्या ट्राई करेंगे, वाली प्रॉपर्टी समझते हैं। देखो जी, ये क्या बोल रहा है कि आर की वैल्यू 1 से शुरू करनी है और कहाँ तक ले जानी है, n तक ले जानी है, ठीक है ना। तो आर की वैल्यू जब हम डालेंगे सबसे पहली 1, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, बताओ जी। 1 मल्टीप्लाई बाय 1p1, 1p1 क्या होता है 1, 1p1 को हम 1 फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं, अभी समझाऊंगा कैसे। फिर सम ऑफ यानी कि प्लस सही लगाना है, अगली वैल्यू क्या डालनी है, 2 डालनी है, ठीक है ना, 2 डालनी है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2p2, 2p2 क्या होगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अगली वैल्यू क्या डालनी है, 1 डाल दी, 2 डाल दी, अगली 3 डालनी है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3p3 क्या होगा 3 फैक्टोरियल। देखो 3p3 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 3p3 को आप एक्सपेंड करोगे, ऐसे लिखोगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 से स्टार्ट करोगे और रिवर्स ऑर्डर में 3 नंबर मल्टीप्लाई करोगे। 4p4 में क्या करोगे बताओ, 5p5 में क्या करोगे, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 1p1 1 फैक्टोरियल होता है, 2p2 2 फैक्टोरियल होता है, 3p3 3 फैक्टोरियल होता है, 4p4 4 फैक्टोरियल होता है और 5p5 5 फैक्टोरियल होता है। बोल सकते हैं, आया ना, बात समझ आ रही है, ठीक है। चलिए, और आखिरी नंबर क्या होगा, आखिरी नंबर क्या होगा, आखिरी नंबर जल्दी बताओ क्या होगा, n। तो हमने क्या किया, प्लस डॉट 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 प्लस n मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल, आया ना। तो आपको दिख रहा है कि जब हमने इस चीज़ को एक्सपेंड करके लिखा तो एग्जैक्टली ये चीज़ आ गई, दिख रहा है, एग्जैक्ट सेम चीज़ आ गई। तो बताओ इसका जो आंसर होगा वो भी तो ये हो सकता है, यानी कि n+1 फैक्टोरियल माइनस 1। तो n+1 फैक्टोरियल माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर 5p5 5 फैक्टोरियल होता है तो n+1p n+1 क्या होगा n+1 फैक्टोरियल। तो n+1 फैक्टोरियल को n+1p n+1 लिख सकते हैं और -1 को -1 लिख दिया। आ रही बात समझ आप लोगों को, हाँ या ना। अगर 5p5 5 फैक्टोरियल होता है, 6p 6 फैक्टोरियल होता है, 7p 7 फैक्टोरियल होता है, तो n+1p n+1 क्या होगा n+1 फैक्टोरियल, ठीक है जी। तो यही सेम चीज़ इसलिए बीच में देखो और लिखा है, क्योंकि कोई नई प्रॉपर्टी नहीं है, उसी प्रॉपर्टी को दूसरे तरीके से लिख करके दिखाया हुआ है, आया ना, क्लियर है, पक्की बात सबको। अब पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। देखो जी, 1 से स्टार्ट करना है 10 तक जाना है और r डॉट आर पी आर। तो r की वैल्यू जब हम 1 डालेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल, फिर सम का साइन है प्लस आ जाएगा। r की वैल्यू अगली क्या डालेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, करते 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 आखिरी वैल्यू क्या आएगी 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 फैक्टोरियल। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, n+1 फैक्टोरियल माइनस 1, आया ना, यानी कि 11 फैक्टोरियल माइनस 1, 11 फैक्टोरियल 11 पे 11 होता है, आंसर आ गया। वहाँ पर क्या लिखा था, वहाँ पे लिखा था n+1 p n+1 माइनस 1। तो अगर आपका n 10 है तो n+1 क्या होगा 11 p 11 माइनस 1। लो जी, बी ऑप्शन मिल गया आप लोगों को। आ रही बात समझ, ठीक है ना। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं, ये पूरे के पूरे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपको सिंपली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है और आंसर देना है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगता आप लोगों का। अगर प्रॉपर्टी पता है तो कम दिमाग यूज़ करके आंसर निकाल दोगे, प्रॉपर्टी नहीं पता तो कितना भी दिमाग यूज़ कर लो आंसर नहीं निकाल पाओगे।
आ रही है बात समझ आप लोगों को? ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो तुरंत कर लोगे, नहीं है तो छोड़ ही देना, मत ही करना, क्योंकि फिर होगा नहीं आप लोगों से क्वेश्चन। ठीक है, आपको समझ ही नहीं आएगा करना क्या है। ठीक है ना, क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टी मैंने नहीं बताई होती और आपको बोलता है वाला सॉल्व करो, तो आप कोई नहीं कर पाता है सॉल्व, आपको समझ ही नहीं आता कैसे स्टार्ट करें, क्या करना है। ठीक है ना, बट अगर प्रॉपर्टी पता है तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन दे दूंगा, आप तुरंत बता दोगे इसका आंसर क्या है। ठीक है ना, वही एग्जाम में भी सेम चीज़ होती है। चलो जी, तो आपको पहली प्रॉपर्टी समझ आ गई। पहली प्रॉपर्टी के दो पार्ट्स हैं। ठीक है ना, दोनों ही पार्ट आप लोगों को मैंने समझा दिए। ठीक है ना, एकदम दूसरे पार्ट का हमने क्या किया, एक्सपैंड करके जब देखा तो पहला वाला पार्ट ही बन गया वो। ठीक है ना, जब हमने इस वाले पार्ट को एक्सपैंड करके देखा तो यही वाला पार्ट बन गया वो। चलो जी, ये चीज़ जो है ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि n-1 फैक्टोरियल जो है वो n फैक्टोरियल अपॉन n होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं n-1 8 लेता हूँ तो 8 फैक्टोरियल क्या होगा? अगर n-1 8 है तो n क्या होगा? 9। 9 फैक्टोरियल अपॉन 9। 9 फैक्टोरियल को क्या मैं 9 मल्टीप्लाई बाई 8 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, और अपॉन 9 एज इट इज लिख दिया। 9 और 9 कट गया तो 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल आ गया। और यही रीज़न होता है 0 फैक्टोरियल 1 होने का, क्योंकि अगर मैं n-1 को 0 फैक्टोरियल लिखता हूँ तो n क्या होगा? 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 यानी कि 1, और इसलिए 0 फैक्टोरियल 1 हो जाता है। ठीक है, बात समझ आ गई? क्लियर है? चलिए, तो ये प्रॉपर्टी लास्ट क्लास में डिस्कस हो गई थी। अच्छा, ये वाली प्रॉपर्टी दोबारा बताने की ज़रूरत है क्या? ये तो अब आपके दिमाग में और खून में एकदम अच्छे से दौड़ रही होगी कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमेशा n जो है वो या तो r से बड़ा होता है या r जितना होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना, इससे भी क्वेश्चन देखा था हम लोगों ने, पूछा गया था। ठीक है ना, हमने क्वेश्चन कर लिया वैसे तो वो। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, n इज ग्रेटर देन r, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, n इज स्मॉलर देन इक्वल टू r, याद आ रहा है? ठीक है ना, चलिए अगला जो है ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को समझाने में मुझे कम से कम 40 मिनट लगेंगे, आधा घंटा 40 मिनट। ठीक है ना, और अभी इतना टाइम है नहीं तो इसको हम अगली क्लास में समझेंगे, अभी हम बाकी प्रॉपर्टीज़ करते हैं। और ये प्रॉपर्टी जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए आपको दो थ्योरम समझनी पड़ेंगी, और वो दोनों थ्योरम्स कौन से पेज पर है यहाँ पे लिख लेना आप लोग, पेज नंबर ये रही, थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2, पेज नंबर 46। ठीक है ना, यहाँ पे पेज नंबर 46। तो आपको दोनों थ्योरम समझनी पड़ेंगी, और दोनों थ्योरम्स को समझने के बाद आपको ये प्रॉपर्टी समझ आएगी कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे लिखा क्या है वैसे, n/r का फॉर्मूला होता है n-1 pr प्लस r मल्टीप्लाई बाय n-1 p r-1। ठीक है ना, इसका एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट उसमें 40 मिनट जाएंगे मेरे, अगली क्लास में समझाऊंगा। अगला, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन थिंग्स कैन बी रिपीटेड इज n⁻r। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको समझने की कोशिश करते हैं, और बहुत इजी है। मेरे पास 1 2 3 4 एंड 5 ये 5 डिजिट्स अवेलेबल हैं। इन 5 डिजिट का यूज़ करके बताओ मैं कितने 3 डिजिट नंबर बना सकता हूँ। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो n क्या है हमारा 5 और r क्या है हमारा 3, यही है। तो n/r क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। या सिंपली आपको पता है कि सर अगर 5p3 है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ आप लोगों को? और 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 मल्टीप्लाई बाय 3 60 आंसर आ जाएगा। बट जब हमने 60 आंसर निकाला तो इसके अंदर हमने अज्यूम किया कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा इस 3 डिजिट नंबर के अंदर। आ रही बात समझ आप लोगों को ये? ठीक है ना, अगर ये 3 डिजिट नंबर है तो 3 डिजिट नंबर 1 2 3 हो सकता है, 1 2 4 हो सकता है, 1 2 5 हो सकता है। ठीक है ना, 1 3 4 हो सकता है, 1 3 5 हो सकता है, 1 4 5 भी हो सकता है। बट ये नंबर 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 2 2 ये सब नहीं हो सकता। आ रही बात समझ? हमने क्या अज्यूम किया कि कोई भी डिजिट है वो एक ही बार आएगा इस नंबर के अंदर, 2 बार रिपीट नहीं होगा, 3 बार रिपीट नहीं होगा। बट अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये डिजिट रिपीट भी हो सकता है, ठीक है, देखो अगर मैं ये बोलूं कि रिपीट नहीं हो सकता तो क्या बोलोगे कि सर पहली स्पेस को 5 तरीके से फिल कर सकते हैं,
कोई एक नंबर लेट से 2 आकर के यहाँ पे बैठ गया। अब अगली स्पेस को फिल करने के लिए 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेट से 5 आकर के बैठ गया, और फिर आखिरी स्पेस को फिल करने के लिए 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो हमारा आंसर यही आ जाएगा, ठीक है ना। बट अगर मैं बोलूँ कि क्या होता अगर रिपीटिशन अलाउड होता, तो पहली जगह को हम 5 तरीके से फिल कर सकते थे, दूसरी जगह को भी 5 तरीके से, और आखिरी जगह को भी 5 तरीके से। तो आंसर क्या था 5 टू द पावर 3। बताओ n क्या था 5 और r क्या था 3, तो क्या मैं इसको n टू द पावर r बोल सकता हूँ? बस यही चीज़ उस प्रॉपर्टी में वो बोल रहा है। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन थिंग्स कैन बी रिपीटेड इज n टू द पावर r। आ रही बात समझ? क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो दिमाग चकरा जाता है। अगर ये प्रॉपर्टी ना बताओ कि भाई कैसे होगा, और पता हो तो आप तुरंत कर लोगे क्वेश्चंस को। क्लियर हो गई बात? ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यार। ओके, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ ये प्रॉपर्टी समझा सकता हूँ। वैसे अगर हमारे पास 2 नंबर्स अवेलेबल हैं और हमें एक 2 डिजिट नंबर बनाना है इन नंबर्स का यूज़ करके, तो n टू द पावर r कितने नंबर्स बन सकते हैं? 2 की पावर 2 यानी कि 4। बताओ 4 नंबर्स क्या होंगे? एक तो होगा 12, एक होगा 21, और एक होगा 11, एक होगा 22। बट अगर मैं बोलता कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो 2 ही बन सकते थे। आ रही बात समझ आप लोगों को? ये फ़र्क होता है रेपिटेशन अलाउड में और रेपिटेशन नॉट अलाउड के अंदर। क्लियर है? ठीक है, चलिए। आखिरी जो प्रॉपर्टी है इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं समझाने वाला वैसे, ठीक है ना। ये बोलते हैं कि NPR कैन बी रिटन एज NPR-1 मल्टीप्लाई बाय n-r+1। ठीक है जी, NPR कैन बी रिटन एज NPR-1 मल्टीप्लाई बाय n-r+1। कैसे होता है ये? बहुत ही वाहियात चीज़ है। NPR इज इक्वल टू NPR-1 मल्टीप्लाई बाय n-r+1। चलो जी, n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। बताओ ऐसे लिख सकता हूँ? इसको एक्सपेंड करूँगा तो ऐसा आ जाएगा, और ये मैंने एज इट इज लिख दिया सेम, कोई फ़र्क नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, n फैक्टोरियल अपॉन n-r+1 को कैसे एक्सपेंड किया जा सकता है? पहले तो लिखूँगा n-r+1 एज इट इज, फिर इसमें -1 करूँगा तो क्या बचेगा? n-r। फिर क्या करूँगा? n-r-1 फैक्टोरियल। बट ये करने की जरूरत ही नहीं थी मुझे। मैं फैक्टोरियल यहीं पे लगा देता हूँ, मुझे वो लिखने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली। यहाँ पे फैक्टर लगा के ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? n-r+1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा? इसका फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये चीज़ है कि भाई कान ऐसे पकड़ो, सर घुमा करके पकड़ो, ठीक है ना, बात एक ही होती है। चलिए, तो ये प्रॉपर्टी वैसे किसी काम की नहीं है। अगर आप इसको याद नहीं भी करोगे तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि ना कभी पूछी गई ना किसी क्वेश्चन में यूज़ होती है, ठीक है। अरे कहाँ, रुक जाओ भाई, तुम लोग तो पैकिंग करने लग गए। ऊपर कैसे जा रहे हैं? इतना स्लो स्लो पढ़ रहे हैं हम लोग। रोशल समझ आ रहा है? देखो आ रहा है। रोशल सर फंसा दिया आपने तो। हाँ बोलो तो दिक्कत, ना बोलो तो दिक्कत। अच्छा, कुछ और नहीं पढ़ रहे, ठीक है। बट जो होल्ड वाले क्वेश्चन थे वो तो ट्राई कर लो। कहाँ हुआ है? 19-3 हुआ, ये वाला तो हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 अभी तक होल्ड पर है, क्योंकि ये भी अभी इसकी प्रॉपर्टी भी होल्ड पर है, ठीक है ना। वैसे आपको इसका आंसर तो पता चल चुका है कि NPR की प्रॉपर्टी है ये, बट क्यों है ये अभी हमने होल्ड पर डाला हुआ है। एक क्वेश्चन ये वाला ट्राई कर लो बस, फिर जाओ। 19 किसका अनलकी नंबर होता है? अच्छा, ओ प्रोजेक्टर, क्या हो गया भाई तुमको आज? खैर 9, अरे बुक तो सभी के पास है।
दिक्कत क्या है तुम लोगों को? अच्छा एक बार बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ट्राई तो करो, मजा आएगा आप लोगों को। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, सब लोग अपनी बुक में पढ़ो। इन ऑर्डर टू पास CA इंटर एग्जाम, minimum marks have to be scored in each of the 7 subjects. In how many ways can a person fail? वो सबकी जरूरत ही नहीं है भाई, तुम कहाँ पहुँच गए? क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। इन ऑर्डर टू पास CA इंटर एग्जाम, minimum marks have to be scored in each of the 7 subjects. In how many ways can a person fail? In how many ways can a person fail? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और इम्पॉर्टेंट भी है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हाँ जी बताइए। In order to pass the inter exam, minimum marks have to be scored in each of the 7 subjects. In how many ways can a person fail? कितने तरीके से एक पर्सन फेल हो सकता है? सोचो सोचो सोचो, जल्दी जल्दी सोचो। अब जो सोच रहे हो सब वैसे नहीं सोचना है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचना है। आपको उसमें 40-50 मार्क्स की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। मुझे एक बात बताइए, CA इंटर एग्ज़ाम में अगर 7 सब्जेक्ट हैं तो कोई भी स्टूडेंट कब पास होगा? जब सब में पास होगा। अगर किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल हो गया तो फेल है। आ रही बात समझ? उसे 7 में पास होना है तो वो पास होगा, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताइए, एक बंदा अगर CA इंटर का एग्ज़ाम देता है तो टोटल कितने तरीके से पास या फेल हो सकता है? पास एक तरीके से हो सकता है और फेल वही आपको बताना है इसमें। बताओ कितने तरीके से फेल हो सकता है? सोचो, दिमाग पे थोड़ा जोर डालो। बी यानी कि 64 गलत, डी यानी कि 63 आंसर डी भी नहीं है इसका। अब तुम तो ऐसे बता ही दोगे कुछ ना कुछ फिर बोलोगे ए, फिर बोलोगे पर पक्का सरब तो सी होगा। सुनो, लॉजिक समझो, लॉजिक देखो। एक तरीका फेल होने का है कि वो सब्जेक्ट 1 में फेल हो गया और बाकी सब में पास हो गया। कैसा हो सकता है? ये फेल होने का तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि वो सब्जेक्ट 2 में फेल हो गया, बाकी सब में पास हो गया। तीसरा तरीका क्या है कि 3 में फेल हो गया, बाकी सब में पास हो गया। अब ऐसे 7 तरीके आ जाएंगे, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पहले 2 में फेल हो गया, बाकी सब में पास हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले 3 में फेल हो गया। अच्छा, वो 2 सब्जेक्ट पहले 2 भी हो सकते हैं, दूसरा तीसरा भी हो सकता है, दूसरा चौथा भी हो सकता है। अरे बात समझ, बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी वो, ठीक है ना। और इसी तरीके से एक आखिरी तरीका ऐसा भी होगा कि वो हर एक में फेल हो गया, जो कि बहुत 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 देर बाद आएगा। आ रही बात समझ? तो टोटल कितने तरीके से वो फेल हो सकता है, अब हमें ये जानना है। तो आपका जो सोच का दायरा था वो इसलिए मैं बोल रहा था कि अलग तरीके से सोच रहे हो, ऐसा मत सोचो, थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचो। तो इसका आंसर क्या होगा वो आप समझने की कोशिश करते हैं। हम एक बच्चे का रिजल्ट निकाल रहे हैं और उसमें 7 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 7। मुझे बताइए पेपर 1 के अंदर या तो वो पास होगा या फेल होगा, यानी 2 आउटकम पॉसिबल है। पेपर नंबर 2 के अंदर भी 2 आउटकम पॉसिबल हैं। पेपर नंबर 3 के अंदर भी 2 आउटकम पॉसिबल हैं। पेपर नंबर 4 5 6 और 7 के अंदर भी 2 आउटकम पॉसिबल है। तो टोटल कितने आउटकम पॉसिबल हैं? 128, जिसमें से एक आउटकम होगा पास का, और वो आउटकम क्या होगा? हर एक में पास है वो।
बाकी इसके अलावा जितने आउटकम्स बच गए वो क्या होंगे, फेल वाले, जिसके अंदर किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो रहा है वो भी आ रहा होगा, किसी 2 में हो रहा है, किसी 3 में हो रहा है, किसी 4 में, 5 में या 6 में हो रहा है, और एक आखिरी होगा जिसमें हर एक में फेल हो रहा है। आ रही बात समझ? तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं। हाँ जी, अब सुनो, एन क्या है यहाँ पर, ओके नहीं सर n is 7 सर n पावर 7 मतलब हाँ जी, एन क्या है, देखो ये रहा फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन थिंग्स कैन बी रेटेड इज n टू द पावर r। अब बताओ क्या है, n2 है और r 7 है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि n हमेशा r से बड़ा होता है, r जितना होता है, r से छोटा कभी नहीं होता। बट वो कब होता है, जब NP-r वाला फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। बट अगर n टू द पावर r वाला फॉर्मूला है तो इसके अंदर एक कंडीशन नहीं होती। क्यों नहीं होती समझो, अगर मेरे पास सिर्फ 2 डिजिट है और इनका यूज़ करके मुझे 3 डिजिट नंबर बनाना है और रेपिटेशन इज अलाउड, तो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बना सकते हैं। देखो 1 1 1 बन सकता है, 2 2 2 बन सकता है, 1 1 2 बन सकता है, 1 2 1 बन सकता है, बहुत सारे 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं। यानी कि जब रेपिटेशन अलाउड होती है तो n r से छोटा हो सकता है। क्लियर हो रही बात ये वाली आप लोगों को? अभी इस केस में n है 2, नंबर ऑफ आउटकम्स 2 ही हैं हर एक सब्जेक्ट के, या तो पास या फेल, या तो पास या फेल, या तो पास या फेल। कितने आउटकम्स हैं? 2, n हो गया 2। और टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं? 7। तो n की पावर r यानी कि 2 की पावर 7 आपके टोटल आउटकम्स आ जाएंगे, जिसमें से एक आउटकम होगा जिसमें हर एक में वो पास हो रहा होगा और उसका रिजल्ट होगा पास। और हमें बताना है कितने तरीके से फेल हो सकता है। तो हम वो एक आउटकम पास होने वाला माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग आउटकम्स क्या बचेंगे? फेल होने वाले। हाँ जी, क्लियर हो गई बात? ठीक है ना, इसलिए भाई क्वेश्चन मुझे कराना था क्योंकि ये प्रॉपर्टी अभी आपने पढ़ी और मैंने आपको बोला था इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं काफ़ी बार और इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं आपको समझ आ गया? ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि इसमें समझ नहीं आता कई बार कि कैसे होगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ये वाले तरीके से करो, क्योंकि इस वाले तरीके में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि n क्या है और r क्या है। बट आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से तो कर सकते हो। आ रही है बात समझ? इसमें तो आपको एक क्लैरिटी रहेगी भाई कि अगर 7 सब्जेक्ट है तो 7 डैश बनाओ। अब हर एक सब्जेक्ट के 2 आउटकम है, या तो पास या फेल। 7 आउटकम्स नहीं है तो हर एक ब्लैंक के ऊपर 7 नहीं लिखना, 2 लिखना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 7 बार लिखोगे तो उसको आप 2 की पावर 7 बोल सकते हो। ठीक है ना, तो आपको एक क्लैरिटी रहेगी इस वाले तरीके से। और इस वाले तरीके में क्या होगा, आपको एक कन्फ्यूजन रहेगा कि n क्या ले r क्या ले। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैं ये वाला तरीका कम सजेस्ट करता हूँ, ये वाला तरीका ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ। ठीक है ना, ऐसे आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैं n टू द पावर r आपको रिलेट तो करूँगा, देखो ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, बट इस फॉर्मूले से कराऊंगा नहीं, मैं करूँगा इस वाली अप्रोच से। एक क्लैरिटी रहेगी आपके दिमाग में, वरना आप हमेशा कन्फ्यूज रहोगे n क्या ले r क्या ले। ठीक है, चलो बाय।